Hello guys, welcome all on YouTube channel Biology Plus, and today we will discuss about the biodiversity, magnitudes and different levels of biodiversity. Very interesting और बहुत ही काम ठीक है। तो सबसे पहले आप डिस्कस करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी है क्या होता है बायोडाइवर्सिटी मीनिंग। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि डिस्क्रिप्शन, पहले बायोडाइवर्सिटी को हमें लेना है कि बायोडाइवर्सिटी कहाँ से निकलती है। डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, हम इसे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। आप लोगों को कॉन्सेप्ट कैसे बनाएंगे देखिए, इफ़ यू ऑब्जर्व ई स्मॉल पैच मतलब एक एरिया पार्टिकुलर, कुछ हेक्टर का एरिया एक फॉरेस्ट का हम लेते हैं। ठीक है, यू मे नोटिस ए लार्ज नंबर ऑफ वेराइटीज़ ऑफ, ठीक है, तो उसमें हम लार्ज नंबर ऑफ वेराइटी देखेंगे किसकी, ऑर्गेनिजम्स की। और ऑर्गेनिज्म क्या होता है, प्लांट भी ऑर्गेनिज्म है, एनिमल भी ऑर्गेनिज्म है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, लाइफ जिसके अंदर है। तो पहले प्लांट का देखिए, कहाँ तक देखेंगे, एक स्मॉल टिनी ग्रास, एक छोटी सी ग्रास से लेके एक लार्ज ट्री तक हम फॉरेस्ट एरिया में देखेंगे। ठीक है, इनके बीच जो भी कुछ आएगा सिर्फ हर वो भी आएंगे। एनिमल लाइफ में अगर हम बात करें तो एक स्मॉल इंसेक्ट, एक टाइनी इंसेक्ट बहुत ही छोटा सा लेके हम एक लार्ज मैमल तक जाएंगे। लार्ज मैमल क्योंकि फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, मैमल्स में सबसे बड़ा तो वेल वगैरह होती है, मगर हम फॉरेस्ट में तो वेल नहीं पाई जाएगी, तो यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट मैमल का मतलब है एलिफेंट। इसी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म केस में हम बात करें तो एक वेरी मच रिच वैरायटी ऑफ स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बट शर्त क्या है, वी कैन नॉट एबल टू व्यू आवर नेक्ड आइज, ये हम नहीं कर सकते, मगर होती है। हमें क्या करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप की मदद लेना पड़ेगी। उसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे एक रिच डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें आपके स्कैवेंजर, डिकम्पोजर, वायरसेस, एक्टिनोमाइसिटीज, राइजोबैक्टीरिया एंड राइजोस्फेरिक फंजाई वहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे अंडर माइक्रोस्कोप। बाकी प्लांट की डाइवर्सिटी अगर हम कहें कि स्मॉल ग्रास से लेके लार्ज ट्री तक, जो कि एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म का हो सकता है, और एनिमल में बात करें एक टाइनी इंसेक्ट से लेके एक लार्ज मैमल लाइक एलिफेंट तक हमें मिलेगा। कहाँ पे, एक पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, एक पैच का मतलब एक एरिया ले लें। एक फॉरेस्ट तो बहुत मिलियन स्क्वायर मीटर होते हैं, हम उसका 1 बीघा या 1 हेक्टेयर का एरिया ले लें, हम उसमें 3 चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे। प्लांट ऑब्जर्व करेंगे एक स्मॉल हर्ब से लेके एक लार्ज ट्री तक, ठीक है, और एनिमल केस में एक टाइनी इंसेक्ट से लेके एक लार्ज मैमल लाइक एलिफेंट तक, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म केस में हम सबकी एक रिच डाइवर्सिटी, जितने भी सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सब हमें वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बाद हम बात करते हैं कि किस तरीके से ये क्लियर हो रहा है। कह रहा है ए रिच स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें कौन कौन आया, हमने भी नाम लिया, एक्टोमाइसिटीज, राइजोबैक्टीरिया, राइजोस्फेरिक फंजाई, डिकम्पोजर्स, स्कैवेंजर एंड वायरसेस, इतने भी हमें मिलेंगे। मगर इसमें मोस्ट ऑफ दी ऐसे हैं कि हम इन्हें नेक्ड आइज के थ्रू नहीं देख पाएंगे, सो हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प लेना पड़ेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये इतना मिलेगा उसमें, तो डाइवर्सिटी। अब इन प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म का मतलब प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, रिफ्लेक्ट द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ द फॉरेस्ट। इन्हीं तीनों से मिलकर बनी होती है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ द फॉरेस्ट। कहने का रिफ्लेक्ट मीनिंग कि यही तीनों बढ़ा भी सकते हैं, इन्हीं के नंबर घट गई तो डाइवर्सिटी डिक्रीज भी हो सकती है, रिफ्लेक्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो ऑलरेडी इसमें थी स्पीसीज कैन नॉट अकर ऑन ए साइट। जरूरी नहीं है कि जैसे हमने एक जीनस लिया तो एक जीनस की 10 स्पीसीज हमें मिल गई उस एरिया में। ठीक है, हम कुछ किलोमीटर आगे गए, मतलब 40-50 किलोमीटर एक दूसरे फॉरेस्ट में गए, हमने वही एरिया वहाँ पे लिया, तो हमने देखा उस जीनस की कुछ स्पीसीज वहाँ पे मिल रही हैं। ठीक है, उधर हमने देखा 15 स्पीसीज मिल गई, पहले वाले में 10 स्पीसीज मिल गई, आगे वाले में 15 मिल गई। ठीक है, मगर जो आगे जो 15 मिली हैं वो पहले वाले 10 को ओवरलैप कर रही हैं। ठीक है, तो हमारा टारगेट, हमें यहाँ पे क्या अचीव हुआ कि हमने 5 न्यू स्पीसीज देखी वहाँ पे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि एक प्लेस की डाइवर्सिटी दूसरे प्लेस से डिफरेंट होती है, ये फैक्ट यहाँ पे क्लियर हुआ। जैसे हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे जीनस सोलेनम है, सोलेनम का मतलब होता है सोलेनम नाइग्रम, जो मकोई का प्लांट बन गया, सोलेनम ट्यूबरोसम कर दिया तो ये आलू बन गया, इस तरीके का। मगर सोलेनम जीनस है, स्पीसीज में आपका पोटैटो बन जाता है, एक तरफ आपका मकोया बन जाता है। इसी तरीके से एक जीनस के पास 100 स्पीसीज हो सकती हैं, मोर देन 100,000 स्पीसीज हो सकती हैं। तो कहने का मतलब जब हमने एक फॉरेस्ट पैच को ऑब्जर्व किया तो हमें वहाँ पे एक जीनस की 10 स्पीसीज मिली। हम कुछ दूरी पे गए, 40-50 किलोमीटर दूसरा फॉरेस्ट देखा, वहाँ पे हमने ऑब्जर्व करा, उतना ही एरिया लिया, तो हम देख रहे हैं कुछ और स्पीसीज मिल रही हैं उसी जीनस की। ठीक है, उनका नंबर बढ़ जाता है। कितना नंबर बढ़ा, केवल 5। कैसे 5 बढ़ा, क्योंकि पहले हमें 10 मिली थी एक फॉरेस्ट एरिया में, आगे जब हमें हुआ तो 15 मिली। ये 15 पहले वाली 10 को ओवरलैप करती हैं, तो 15 10 को ही तो ओवरलैप करेंगी। न्यू डिस्कवरी कितने की हुई, 5 न्यू स्पीसीज। इससे ये क्लियर होता है एक स्थान की डाइवर्सिटी दूसरे प्लेस की डाइवर्सिटी से कंप्लीटली डिफरेंट। ठीक है,
कि वहाँ पे 5 न्यू मतलब एक्स्ट्रा स्पीसीज हमें मिल गई। अगर हम थर्ड प्लेस पे जहाँ हम फ्री प्रोसेस करें उतने ही एरिया लें तो हम देखेंगे कि हमें वहाँ पे 20 स्पीसीज मिल गई। ठीक है, अब ये 20 स्पीसीज में पहले वाली 10 भी आई और दूसरे वाले की 15 भी आई। अब यहाँ पे फाइनल हमें जो गेन हुआ वो कितने हुआ, 5 स्पीसीज ऐसी थी ना जो फर्स्ट में थी ना सेकंड में थी। तो ये बात है कि एक प्लेस की डाइवर्सिटी दूसरे प्लेस की डाइवर्सिटी से अलग होती है, उसमें भिन्नता होती है। ठीक है, तो एक फाइनल कंक्लूड हमने करा कि जो डिफरेंसेस ऑफ डाइवर्सिटी होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज वेरी सिग्निफिकेंट। ठीक है, और आज जो हो रहा है सबसे इंपॉर्टेंट कि बायोडाइवर्सिटी डिफर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बायोडाइवर्सिटी लॉस इज नाउ वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट प्रेसिंग क्राइसिस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इन्हें इतना ज़्यादा मैंने हाईलाइट किया है। वर्ल्ड मोस्ट प्रेसिंग क्राइसिस का मतलब ये हुआ कि हमें पता भी नहीं कि उस स्पीसीज़ की कितनी वैरायटी हैं अभी तक, क्योंकि ये काम चल रहा है, कंटिन्यूसली नई नई स्पीसीज डिस्कवर हो रही और हम ये देख रहे हैं कि डाइवर्सिटी डिक्रीज भी हो रही है ड्यू टू सेवरल एनवायरमेंटल फैक्टर एंड एज वेल एज ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। तो इसने आगे एक सेंटेंस में लिखा है कि द प्राइमरी रीजन फॉर द कंसर्न इज that is the realization that biological diversity is still being lost even before its size is known। सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे एक जीनस के पास 50 स्पीसीज अनुमान लगाया जाता है कि 50 है, मगर आज तक डिस्कवरी कितने हो पाई है, 40 की डिस्कवरी हो पाई है। ठीक है, अभी 10 डिस्कवरी और होना है एज पर टेक्सोनॉमी। ये बात है कि भी और भी डिस्कवर होंगी। अब होता है कि जो 40 डिस्कवर थी उनमें से 2 स्पीसीज हमेशा के लिए ख़त्म हो गई, वो कहीं भी नहीं पाई जा रही। चाहे इस फॉरेस्ट में लेंगे 400 किलोमीटर दूसरे फॉरेस्ट में जाकर सर्वे करें, वहाँ भी वो नहीं मिली। तो ये बहुत दुख की बात है कि अभी हम पूरा डिस्कवर तो कर नहीं पाए उनकी डाइवर्सिटी को, और जो डिस्कवर थी उनमें से कुछ खत्म हो गई, हमेशा के लिए खत्म हो गई। इससे एक नया प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि जो नई डिस्कवर होने वाली हैं 10 जो बची हुई हैं हमारे, हमने जो अनुमान लगाया कि 10 और मिलेंगी इसकी, तो अब वो हमारी डिस्कवर करने में और दिक्कत आएगी। कहने का मतलब ये है कि जो हमने अभी तक डिस्कवर करी थी वो लॉस्ट होने लगी हैं। अब सिमिलरिटी की बेस पे हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये इसी वैरायटी इसी जीनस की स्पीसीज है। अब हमारे पता चला कि 2 जो ऑलरेडी लास्ट हो चुके हैं तो वो एक हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे टू डिस्कवर द न्यू वैराइटीज़। ठीक है, तो देखिए लॉस ऑफ डाइवर्सिटी इन्हें सेंटेंस लिखा, वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कि द प्राइमरी रीजन फॉर द कंसर्न इज दैट रियलाइजेशन दैट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज बीइंग लॉस्ट, मतलब लॉस्ट हो रही इवन बिफोर इट्स साइज इज अननोन, जबकि हमें इसका साइज जो है वो अभी पूरा पता ही नहीं चल पाया कितने होंगे, और डिस्कवर लॉस्ट पहले होने लगे हैं। ठीक है, तो लॉस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी वुड चेक द इवोल्यूशनरी कैपेबिलिटी ऑफ बायोटा टू कोप अप विद द एनवायरमेंटल चेंजेस। इससे एक कंक्लूड ये करा गया कि अगर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी और होती रही तो वुड चेक जो इवोल्यूशनरी कैपेबिलिटी है, कहने का मतलब हुआ नई नई स्पीसीज फॉर्मेशन की जो कैपेबिलिटी ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है वो उनकी जो कैपेबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। ठीक है, टू चेक द लॉस ऑफ स्पीसीज एंड इरोजन ऑफ जीन पूल इज वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस टू द स्पीसीज टू द साइंस के लिए। आज साइंस की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कैसे करके जो लॉस ऑफ स्पीसीज और इरोजन ऑफ जीन्स, लॉस ऑफ स्पीसीज का मतलब कोई स्पीसीज हमेशा के लिए डिसअपियर हो गई, अब वो नहीं आने वाली है, और उसमें जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, जेनेटिक डाइवर्सिटी थी, जो जीन पूल था वो भी लॉस्ट हो गया उसके साथ। ठीक है, तो ये मेजर चैलेंज है यहाँ पे। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी के बारे में एक नया पॉइंट देखें, बायोडाइवर्सिटी इज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ऐसा नहीं है कि मैं एक यूपी की बात करता हूँ और एक एमपी है और एक आपका राजस्थान है। ठीक है, ये 3 स्टेट आपके हो गए, यूपी, एमपी और ये राजस्थान। तो इन तीनों की जो डाइवर्सिटी होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, विद इन द रीजन के अंदर, एक रीजन के अंदर भी डाइवर्सिटी में डिफरेंसेस होती हैं, और इवनली अक्रॉस की बात करें तब भी डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, अब जनरलाइजेशन एक बताया कि जनरली बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज फ्रॉम ट्रॉपिक टू पोल्स। ठीक है, ये थोड़ा समझें, ट्रॉपिक टू पोल्स का मीनिंग क्या है कि जैसे हमारा एक ग्लोब है अर्थ का मैप, ठीक है, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो जाता है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है, और ये हमारा इक्वेटर है। तो जैसे जैसे हम ट्रॉपिक से चाहे इधर से इधर की तरफ चलें, यहाँ से इधर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इक्वेटर, इक्वेटर बीच वाली लाइन है, दोनों ही केस में जब हम ठीक है ट्रॉपिक से पोल की तरफ मूव करेंगे तो हमारी डाइवर्सिटी जो है वो डिक्रीज होगी। ये आप फैक्ट है, आप इसे ध्यान रखें। एक बार फिर से देखें इसे, देखिए ग्लोब हो गया हमारा, ठीक है, ये आपका इक्वेटर हो गया, ठीक है, होता नहीं, ये इक्वेटर जैसे होता है ब्लू, इस तरीके से हम बनाते हैं नॉर्थ, इस तरीके से, तो ये आपका इक्वेटर। अब ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन हो गया। जब हम ये इधर चलेंगे ट्रॉपिक से इधर की ओर, ऊपर से इधर इक्वेटर की तरफ, मतलब दोनों ही केसेस में, चाहे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से चलें क्योंकि ट्रॉपिक वे भी, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन चलें तब भी किधर पोल्स की तरफ, तो डाइवर्सिटी जो होती है वो डिक्रीज होती है। ठीक है,
इसके रीजन आगे बताएंगे क्यों ऐसा है, पहले फैक्ट ध्यान रखें। उसके बाद देखते हैं कि सबसे पहले जो बायोडाइवर्सिटी टर्म यूज करा था वल्टर जी रोजन ने करा था 1985 में, जबकि एक टर्म इसी से मिलता जुलता दूसरा होता है जिसको बोलते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसमें दो टर्म्स आते हैं, इन्हीं का मर्ज फॉर्म। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यूज करा था रेमंड एफ डेसमान ने 1968 में। पहले आया था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उसे बाद में और एडवांस हुआ, वल्टर जी रोजन ने कहा है बायोडाइवर्सिटी। तो ये दोनों टर्म आपको ध्यान रखना है। इसके बाद कहते हैं कि डाइवर्सिटी ऑफ द प्लांट एंड एनिमल इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड बट शोज ए रेदर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक फैक्ट है कि प्लांट और एनिमल की डाइवर्सिटी जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, ये कहीं पे है, कहीं पे बिल्कुल नहीं है, कहीं पे बहुत ज़्यादा है। इस तरीके से प्लांट के केस में भी, एनिमल केस में। बट इससे एक कंक्लूड किया कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, बराबर का नहीं है, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है। ठीक, अब अगर हम एक लाइन में डेफिनेशन की बात करते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की, तो देखिए हमने डाइवर्सिटी किस में, जो हमारे अंदर जीन, मतलब हम स्पीसीज हैं, होमोसेपियंस या कोई भी ले लें, प्लांट में ले लें चाहे एनिमल में, स्पीसीज, पहले स्पीसीज के अंदर क्या होता है जीन्स, फिर स्पीसीज, और स्पीसीज कहाँ होती है इकोसिस्टम में। ठीक है, तो इस तरीके से इकोसिस्टम, तीनों की टोटलिटी ऑफ जीन्स, स्पीसीज एंड इकोसिस्टम, मतलब जीन कहाँ होंगे, स्पीसीज कहाँ होंगे इकोसिस्टम में ऑफ ए रीजन। ठीक है, तो टोटलिटी ऑफ जीन, स्पीसीज एंड इकोसिस्टम इन ए रीजन, ये सबसे सिंपलेस्ट एंड बहुत ही न्यूमेरिकल डेफिनेशन हो गई, जिसमें हम क्लियर कर सकते हैं कि जीन्स पहले लाइए, जीन्स के बाद स्पीसीज लाइए, स्पीसीज के बाद इकोसिस्टम लाइए, कि जीन में किसके होंगे, स्पीसीज के होंगे, स्पीसीज किसके होंगे, इकोसिस्टम के अंदर से होंगी। तो इन तीनों की टोटलिटी को हम डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन कह सकते हैं कि टोटलिटी ऑफ जीन्स, स्पीसीज एंड इकोसिस्टम इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इसके बाद एक फार्मूला इन्होंने बताया है कि उसके थ्रू हम बीटा डाइवर्सिटी इक्वल टू गामा डाइवर्सिटी अपन अल्फा डाइवर्सिटी। ठीक है, इस तरीके से हम बात करें बीटा डाइवर्सिटी, इसमें से अगर दो पता है तो हम तीसरे को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, गामा डाइवर्सिटी और अल्फा डाइवर्सिटी, इस तरीके से आगे मैंने क्वेश्चन दिया है, आप उसे करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद कुछ हार्ड पॉइंट्स हैं, उन्हें पहले देख लें कि बायोडाइवर्सिटी डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये बिल्कुल फैक्ट है। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी लॉस इज वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट प्रेसिंग क्राइसिस, सबसे ज़्यादा जो आज टेंशन है इसमें कि काम करना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी की जो लॉस हो रहा है वो बहुत बड़ा, मतलब पूरी दुनिया के सामने एक चैलेंज है। थर्ड है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी वुड चेक द इवोल्यूशनरी कैपेबिलिटी। ठीक है, इससे क्या रेफरेंस निकलना है कि अगर बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता रहा तो हमारी इवोल्यूशनरी कैपेबिलिटी है जो इवॉल्व होने की, नई नई स्पीसीज बनने की, और दैट कैन बी एडजस्टेबल टू द चेंजिंग, एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट के लिए, वो जो कैपेबिलिटी हमारे अंदर है वो खत्म हो जाएगी अगर हमारी डाइवर्सिटी लॉस हुआ और ये कंटिन्यूस चलता रहा। इसे रोकना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अच्छा, टू चेक द स्पीसीज लॉस ऑफ स्पीसीज एंड इरोजन ऑफ जीन पूल इज अ मेजर चैलेंज टू द साइंस, ये वही बात कह रहा है ऊपर जो लिखा है। नेक्स्ट में देखिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रिच एंड यूनिक हैबिटेट आर बीइंग डिस्ट्रॉयड, वो ऐसे एरिया जहाँ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, वो कंटिन्यूसली कैसे डिस्ट्रॉयड हो रहे हैं, टूट रहे हैं, फ्रेगमेंटेड एंड डिग्रेडेड हो रहे हैं ड्यू टू प्रॉब्लम्स। कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, देखिए ह्यूमन कंजप्शन की वजह से, ह्यूमन अपना घर बना रहा जंगलों को काट के, ठीक है, रिसोर्स का बहुत तेज़ी के साथ कंजप्शन कर रहा है और हाई लेवल पोल्यूशन फैला रहा है। इन तीनों फैक्टर से बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस है बहुत तेज़ है, और ये तेज़ होते होते क्या होगा कि हमारी जो इवोल्यूशनरी कैपेबिलिटी है जिसे हम बोलते हैं स्पेसिएशन, वो कम हो जा रही है, मतलब स्पीसीज बनने का जो न्यू स्पीसीज बनने का रेट था वो डिक्रीज होता चला जा रहा है ड्यू टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इन्हें ध्यान रखना है आपको। ग्लोबल डाइवर्सिटी इंफॉर्मेशन फैसिलिटी GBIF एंड स्पीसीज द स्पीसीज 2000, ये दो प्रोजेक्ट हैं। अंडर दिस टू प्रोजेक्ट क्या होते हैं, साइंटिस्ट या टेक्सोनॉमी नई नई स्पीसीज का डिस्कवरी करते हैं, खोजते हैं। ठीक है, तो इनके ये पता लगा रहे हैं कि कहाँ तक हैं हम लोग, कितनी स्पीसीज हैं, कितनी डाइवर्सिटी है पूरे एनिमल किंगडम में, प्लांट किंगडम में और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के उसमें। तो ये दोनों प्रोजेक्ट का टारगेट और इनकी फंडिंग केवल इसलिए होती है कि नई नई स्पीसीज का पता लगाया जाए और डिस्कवर किया जाए और नॉमेनक्लेचर कर दिया जाए उनका। ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्रेडिक्टेड नंबर ऑफ टोटल स्पीसीज वेरीज, प्रेडिक्टेड 5 to 50 मिलियंस। ठीक है, और अभी तक हम कितना कर पाए, इसका बहुत सारा कम कर पाए, एवरेज एट 1.4 मिलियन। ठीक है, मगर हमने अभी तक कितने डिस्कवर किए, इतने नहीं कर पाए जितने हैं। और इन सब में सबसे ज़्यादा जो वैरायटी या जो डाइवर्सिटी है वो किसके केस में, इंसेक्ट के केस में, मतलब क्लास इंसेक्टा है फाइलम आर्थ्रोपोडा का, उसमें सबसे ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग लोग हैं, मतलब नंबर ऑफ स्पीसीज सबसे ज़्यादा कहाँ पे जाती है, इंसेक्टा। ठीक है, जो आर्थ्रोपोडा का एक क्लास होता है। टोटल जो डिस्कवर है उसमें से 61% जो है वो इंसेक्ट स्पीसीज हैं। इसके बाद आता है कि देयर आर मेनी मोर स्पीसीज दैट हैव नॉट बीन डिस्क्राइब्ड स्पेशली इन द ट्रॉपिक्स, जो ट्रॉपिक वाले एरिया हैं
ठीक है। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं कहते हैं उनमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो भी जो ट्रॉपिकल वाले एरिया हैं पूरे ग्लोब में उनमें डाइवर्सिटी का पूरी तरीके से अभी डिस्कवर नहीं हुई है। बहुत सारी वहाँ पे अभी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, नई नई चीज़ें जो हम डिस्कवर करेंगे इन फ्यूचर। इसके बाद करें इन्फॉर्मेशन अबाउट द बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटिस्ट एंड आर्किया इज जस्ट फ्रेगमेंटरी। इसका मतलब समझिए क्या है कि जो हमारे पास अभी इन्फॉर्मेशन है बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटिस्ट एंड आर्किया बैक्टीरिया के बारे में, वो अभी फ्रेगमेंटरी है। कहने का मतलब सब लोगों का सीरीज डिस्कवर हो गया कि कौन किससे बना। जैसे हम वर्टिब्रेट की बात करें तो वर्टिब्रेट में सबसे पहले आपका पीसीज जिसमें फिश आती है, उसके बाद आपका क्या आ गया, एम्फीबिया आ जाता है, एम्फीबिया के बाद आपका रेप्टाइल्स आ जाता है, और रेप्टाइल्स के बाद क्या आ जाता है, एवियस, वो सॉरी जो बर्ड्स वाला सेक्शन होता है वो आ जाता है, और उसके बाद आपके फाइनली क्या आ जाते हैं, मैमल्स आ जाते हैं। तो पूरी सीक्वेंस है एक किस तरह के डेवलपमेंट हुआ, कैसे कैसे मैमल्स आए, मैमल्स कहाँ से, पीसीज से मैमल्स तक का। इसी तरीके से मगर इनके केस में बैक्टीरिया, वायरस एंड प्रोटिस्ट के केस में जो इनका इस तरीके का सीक्वेंस हायरार्किकल जो डेवलपमेंट है वो पूरा नहीं है कंप्लीट, क्योंकि कहाँ से किसका एवोल्यूशन हुआ, बीच की लिंक्स अभी भी गायब हैं। अगर वो नई नई स्पीसीज हम डिस्कवर कर लेंगे तो हमें ये पूरा आइडिया हो जाएगा कि जो बैक्टीरिया की ओरिजिन हुई कैसे हुई है, प्रोटिस्ट कैसे बने, आर्के बैक्टीरिया कैसे बना, वायरस कैसे बने। ठीक है, तो इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो फ्रेगमेंटरी है, अभी पूरी कंप्लीट नहीं है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं, कह रहा है कि मोर देन 50% ऑफ ऑल स्पीसीज आर फाउंड इन आइदर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर इन ट्रॉपिकल रीफ। मतलब टोटल ग्लोब का टेम्परेट जितने भी टाइप के इकोसिस्टम्स हैं, बायोलॉजिकल जो स्फीयर्स हैं, उनमें पाई जाने वाली टोटल स्पीसीज का 50% जो है वो केवल ट्रॉपिक्स कल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। ठीक है, एक टाइप के इकोसिस्टम में इतना ज़्यादा पाया जाता है, बाकी जो इकोसिस्टम है उनमें सब में मिला के 50% स्पीसीज होती हैं। ठीक है, इसको लास्ट क्वेश्चन देख दिया, विद वेरी फ्यू एक्सेप्शन ट्रॉपिक जो होते हैं हार्बर मोर स्पीसीज देन टेम्परेट आर पोलर एरियाज। मतलब कुछ ऐसी एक दो एनिमल्स या एक दो प्लांट, एक दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो टेम्परेट में ज़्यादा पाए जाते हैं, बट जो बेसिकली जो रियलिटी है कि ट्रॉपिक्स में मोस्ट ऑफ द टाइप के एनिमल्स, टाइप के प्लांट्स, टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज कम्पेयर टू एनी अदर काइंड ऑफ इकोसिस्टम के कंपेयर में ट्रॉपिक्स में ज़्यादा पाए जाते हैं। मतलब ट्रॉपिक की बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है। जो ट्रॉपिकल एरिया जिसमें जो होता है, जैसे अपना इंडिया सब ट्रॉपिकल कंट्री है, इसी तरीके मतलब गर्म वाले स्थानों पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, और टोटल जो डाइवर्सिटी है पूरे ग्लोब की, पूरे अर्थ में पाए जाने माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सभी जो भी कुछ में आ रहा है उसका ट्रॉपिक्स में 50% है, और बाकी जितने टाइप के जैसे मीडोज दूसरे टाइप के जो हमारे इकोसिस्टम्स हैं उनमें सब में मिला के 50% होती है। ठीक है, ये डाइवर्सिटी की आपको एक वो हो गया आइडिया। उसके बाद देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ डाइवर्सिटी, इसी चीज़ को हम आप डेटा के फॉर्म में, नंबर के फॉर्म में क्लियर करेंगे। तो मैग्नीट्यूड का मतलब अमाउंट से होता है, कौन कितना है। तो हमने बताया कि न्यू स्पीसीज आर बीइंग डिस्कवर्ड फास्टर देन एवर बिफोर ड्यू टू द एफर्ट ऑफ प्रोजेक्ट। अब नई नई स्पीसीज बहुत तेज़ी से डिस्कवर हो रही, उसका रीज़न है इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं इस टाइम, ग्लोबल बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन फैसिलिटी एंड दी स्पीसीज 200। ठीक है, इन दोनों प्रोजेक्ट के अंदर नई नई स्पीसीज को डिस्कवर करने की जो रेट है वो बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। ठीक है, फिर भी कह रहा है कि बट स्टिल हैव कलेक्टेड, डिस्क्राइब्ड एंड नेम्ड फॉर लेस नंबर ऑफ स्पीसीज देन एक्चुअल नंबर प्रेजेंट इन द नेचर। फिर हम बहुत कम अभी जो डाइवर्सिटी है स्पीसीज़ को डिस्कवर कर पाएँ जितनी रियल में एक्चुअल प्रेजेंट है। एक्चुअल प्रेजेंट बहुत ज़्यादा है, मगर हम अभी तक डिस्कवर, उनका नामनक्लेचर, उन्हें कलेक्ट कम ही कर पाएँ, वेरी लेस नंबर। ठीक है, जैसे कि इसमें आइडिया ने दिया कि द नोन एंड डिस्क्राइब नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ इज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियंस हैं। ठीक है, विच इज़ फ्यूर देन 15% ऑफ एक्चुअल नंबर। मतलब जो हम कह रहे हैं कि 100% है, अभी तक हम केवल 15% ही डिस्कवर कर पाए। अभी हमारे पास 85% डिस्कवर होने को रह जाती हैं। ठीक है, अंडर दिस प्रोजेक्ट ये काम चल रहा है तेज़ी के साथ नई नई स्पीसीज का डिस्कवर करने का। तो कुछ देखते हैं, कुछ आंकड़े देखते हैं इनके। हमने यहाँ पे आपको एक सीरीज़ बनाई है, इसमें सीरियल नंबर है, ग्रुप्स हैं और नंबर ऑफ स्पीसीज। जैसे पूरी सीरीज़ एक बार देखने पर उससे आइडिया हो जाएगी कि डाइवर्सिटी कहाँ पे आई है। देखिए सब लोग इसे, आप ठीक है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आप देख रहे हैं कि फिश जो होती हैं कितनी हैं, 26,959। ठीक है, और वायरस देखिए सबसे कम है 1550। ठीक है, 1550 ही इनकी मतलब वैराइटीज़ हैं। मैमल्स देखिए उससे भी कम है आपके 4650। ठीक है, 4650 स्पीसीज इनकी अभी तक डिस्कवर हुई है। ठीक है, तो आप ये देखें सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं और सबसे कम कहाँ पे हैं, ये चीज़ आपको नोटिस करना है। तो देखिए हाइयर प्लांट की अगर हम पहले इसमें बात कर लेते हैं जो एनिमल टाइप के हैं, तो देखिए सबसे हाइयर प्लांट में सबसे ज़्यादा है 2,70,000। ठीक है, उसके बाद सबसे कम किस में आ रहा है, वायरस इसमें। ठीक है,
और फिर अगर हम इसके बाद एक बात करें केवल अपने जो वर्टिब्रेट्स हैं, मैमल, बर्ड, रेप्टाइल्स और फिश के बारे में बात करें, तो सबसे ज़्यादा किस में है? सबसे कम देखिए आपके मैमल्स में है, और सबसे ज़्यादा किस में? पिसीज, मतलब फिश सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी रखती हैं, और मैमल्स इन केस ऑफ वर्टिब्रेट केस में अगर बात करें तो मैमल सबसे कम रखते हैं, ठीक है। और बर्ड और रेप्टाइल्स इनके बीच में आते हैं, ठीक है। रेप्टाइल्स बर्ड से कम है, बर्ड्स 9,000 हैं तो ये 7,000 हैं। इसके बाद अगर हम बैक्टीरिया, एल्गी और फंजाई की बात करें तो उसमें आप देखेंगे एल्गी की डाइवर्सिटी, फंजाई की डाइवर्सिटी, और जो ब्लू ग्रीन एल्गी को इंक्लूड करके जो बैक्टीरिया ग्रुप बनता है उसमें देखिए कितना है, 40,000 एल्गी टाइप्स हैं, फंजाई 72,000 टाइप्स के, और बैक्टीरिया इंक्लूडिंग ब्लू ग्रीन 4,000 हैं। तो इसमें आप फंजाई की डाइवर्सिटी आप देख रहे हैं कि ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एल्गी, एज़ कम्पेयर टू ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, ठीक है। तो हायर प्लांट सबसे ज़्यादा है, क्यों? हायर प्लांट का मतलब वो आपका जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, और जो सीड प्लांट हैं हमारे। तो इसमें आपको एक आइडिया हो गया। रेप्टाइल्स में सबसे ज़्यादा कौन है? फिशेज हैं, जो सबसे पहला था। और कम कौन है सबसे ज़्यादा? मैमल्स हैं, ठीक है। अगर हम प्लांट केस में देखें सबसे ज़्यादा हायर प्लांट्स हैं, और सबसे कम आपके कौन है? बैक्टीरिया वाला ग्रुप सबसे कम है। बैक्टीरिया प्लांट्स में आते हैं तो बैक्टीरिया सबसे कम है। इसके बाद दूसरा एक सीरीज देखिए, इसी में कंटिन्यूसली कम कर रहे हैं। एम्फीबिया भी देखिए उससे कम ही थे, खैर उसमें सबसे ज़्यादा पिसीज और सबसे ज़्यादा मैमल्स में थे, मैमल्स में कम और पिसीज में सबसे ज़्यादा थे, ठीक है, वर्टिब्रेट में। इसके बाद हम लोअर में आ जाएं, मतलब इनवर्टिब्रेट्स में आ जाएं, तो हम देखेंगे इंसेक्ट सबसे लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म का ऑन द प्लेनेट, ठीक है। देखिए डेटा। अब इसी हम क्रस्टेशियंस, मोलस्का, नेमाटोड, प्रोटोजन, इनके कंपेयर में बात करें तो ये सब इससे नीचे आ रहे हैं, ठीक है। तो इंसेक्ट के बाद क्रिस्टेशिया आएंगे, क्रिस्टेशिया नहीं, क्रिस्टेशिया से पहले आपके मोलस्क आएंगे, मोलस्क के बाद आपके क्रस्टेशियंस आएंगे, फिर आपके नेमाटोड्स आएंगे, फिर प्रोटोजो आएंगे। आपने यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और देखी होगी, अभी आपका आएगा नेक्स्ट उसमें, कि टेडोफाइट और जिम्नोस्पर्म जब कंपेयर करते हैं तो हायर लेवल तो जिम्नोस्पर्म का है, बट डाइवर्सिटी टेडोफाइट के पास है, ठीक है। खैर ये आएगा तो अभी इसमें क्लियर हो जाएगा। इसमें अब मैंने इसका देखिए कुछ डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करा है। देखिए फिशेज सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है, और इन बचे हुए 5 जो ग्रुप हैं, वर्टिब्रेट में 5 लोग आते हैं, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एवीज एंड मैमल्स, ठीक है। ये वर्टिब्रेट देख लीजिए 5। तो सबसे ज़्यादा तो फिर पहला वाला ग्रुप हो गया। उसके बाद दूसरे में कौन आ रहा है? देखें इसमें इस डायग्राम को देख के बताइए। उसके बाद कौन आ रहा है? बर्ड्स आ रहे हैं, उसके बाद रेप्टाइल्स आ रहे हैं, उसके बाद एम्फीबिया आ रहा है, उसके बाद मैमल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमें 2 ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फिश और सबसे कम मैमल्स। इसी तरीके से हम अगर इन्वर्टिब्रेट की बात करें तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा इंसेक्ट, यहाँ से लेके ये पूरा एरिया इंसेक्ट के पास है, मतलब 61% है टोटल का, तो कह रहे हैं यहाँ तो हम इसकी एनिमल में ही केवल देख रहे हैं। और इसके बाद हमारा अदर एनिमल ग्रुप की बात करें वो इतना पोर्शन है, क्रिस्टेंसी, तो इसमें तो बहुत सारे अदर एनिमल ग्रुप, इसे तो हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद देखते हैं मोलस्का, मतलब इंसेक्ट के बाद मोलस्का है, मोलस्का के बाद क्रस्टेशियन है। अगर आप 3 में बात करें सबसे ज़्यादा इंसेक्ट, उसके बाद मोलस्क, उसके बाद क्रस्टेशियंस, ठीक है, इन्वर्टिब्रेट। अगर हम प्लांट की बात करें, इसे भी देख लें एक बार उससे, तो देखिए एंजियोस्पर्म बताया ना, सबसे ज़्यादा एंजियोस्पर्म पूरा, मतलब इसमें एंजियोस्पर्म आ गए। एंजियोस्पर्म के बाद जो सेकंड कैटेगरी आएगी, ठीक है, वो फंजाई, मतलब प्लांट के ग्रुप में बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका एल्गी आएगा, एल्गी के बाद आपका अगर देखें तो मॉसेस आएंगे, मतलब ब्रायोफाइट्स आएगा, उसके बाद लाइकेंस आएगा, और ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ये जो छोटा सा दिखा डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ये वाला एरिया। तो इस तरीके से आपको पूरा इसका आइडिया हुआ होगा। अब इसमें फिर से देख लें प्लांट और जिम्नोस्पर्म के केस में देख लें, जैसे आपने वर्टिब्रेट एनिमल में देखा था कि सबसे ज़्यादा जो है वो फिश होती है, मतलब पिसीज ग्रुप होता है, और सबसे कम मैमल्स होते हैं। इस तरीके इन्वर्टिब्रेट में सबसे ज़्यादा कौन से देखे आपने? आर्डर इंसेक्टा, क्लास इंसेक्टा में सबसे ज़्यादा, उसके बाद मोलस्का, उसके बाद क्रस्टेशियंस आए। इस तरीके प्लांट में देखें तो हम सबसे ज़्यादा देखेंगे आपके एंजियोस्पर्म में, ठीक है। उसके बाद आपका देखिए आता है फंजाई, ठीक है, जो तो लोअर प्लांट में आ जा रहा है। अगर हम हायर प्लांट और तीनों के अगर हम कंपेयर करें यहाँ से, इसे अभी हम थोड़ा हटा दें, इसे देखें, एंजियो देखें, जिम्नो देखें, टेडोफाइट देख लें, ब्रायोफाइट देख लें, और हम देख लेते हैं एल्गी, ठीक है। ये तो बाकी दूसरे तरीके के होते हैं, जिन ना तो बैक्टीरिया इंक्लूड करते हैं, ना लैगिन, और ना ही हम इसमें इंक्लूड करेंगे आपकी फंजाई। जो प्लांट हैं एल्गी, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म। तो हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी कहाँ है? एंजियोस्पर्म में। उसके बाद डाइवर्सिटी आपकी आती है इन ग्रुप में, जो मैं चीज़ बताना चाह रहा हूँ उसे आप देखें, टेडोफाइट 1100 और जिम्नोस्पर्म ओनली 16। तो इससे क्या हुआ? अभी आप देखते हैं कि जब हम एल्गी से लेके हम एंजियोस्पर्म तक जा रहे हैं तो डाइवर्सिटी जो है हल्के हल्के बढ़ती जा रही है, ठीक है। मगर यहाँ पे एक जो है कन्फ्यूजन होता है कि जो टेडोफाइट्स हैं वो जिम्नोस्पर्म से पहले आते हैं, जिम्नोस्पर्म ज़्यादा डेवलप हैं,
टेरोडोफाइट उनसे कम डेवलप हैं, ठीक है। मगर टेरोडोफाइट की जो नंबर है वो जिम्नोस्पर्म की जो डाइवर्सिटी है, मतलब डिफरेंट टाइप्स के टेरोडोफाइट्स होते हैं, मगर उतनी ज़्यादा जिम्नोस्पर्म में नहीं है। जिम्नोस्पर्म एडवांस हैं बट डाइवर्सिटी में टेरोडोफाइट से पीछे हैं, ये आपको नोटिस करना है यहाँ पे। इस तरीके से अगर एल्गी, बैक्टीरिया और लाइकेन में अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें, ठीक है, तो आपके जो आएंगे सबसे ज़्यादा एल्गी में, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा लाइकेन और लाइकेन के बाद बैक्टीरिया, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आपका एंजियोस्पर्म्स, उसके बाद टेरोडोफाइट्स, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ब्रायोफाइट्स और ब्रायोफाइट के बाद आपका एल्गी, ठीक है। आप देखते हैं मैमल्स का वही सीरीज बनाइए दोबारा से, इसे देखिए। मैमल्स में कितने काम है, सीरीज सेट हो जाए पहले आप इसे फिर देखिए इसे। मैमल्स केवल ओनली 30, ठीक है। और सबसे ज़्यादा किस में आएंगे आपकी, देखिए स्पीसीज में। इसे बस ध्यान रखें, सबसे कम स्पीसीज में सबसे कम मैमल्स और सबसे ज़्यादा स्पीसीज। वर्टिब्रेट में हो गया, लोअर में देख लेते हैं प्रोटोकार्डेटा अदर इनवर्टिब्रेट में, तो आर्थ्रोपोड्स सबसे ज़्यादा है, क्लियर हो चुका है पहले ही आपका ये, ठीक है। अब हम देखते हैं लेवल्स एंड फॉर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, there is significant variety of organisms, there are intricate ecological relationships, genetic diversity within species and a great variety of ecological systems, ठीक है। इन तीनों के बारे में बात करते हैं। सिग्निफिकेंट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म्स, उनका आपस में इकोलॉजिकल संबंध उनके, और फिर जेनेटिक डाइवर्सिटी एक स्पीसीज़ के अंदर, एंड ए ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है, टू डेवलप कंजर्वेशन प्लान्स फॉर बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी जो है लॉस हो रही है, हर दिन उनका कोलैप्स होते चले जा रहे हैं, तो उसे कंट्रोल करने के, उसे प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या करा है, पूरी डाइवर्सिटी को 3 सिस्टम में डिवाइड किया है। पूरा एक सीरीज बनाई हमने, टू डेवलप कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज फॉर बायोडाइवर्सिटी वी मस्ट क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो हमने इन्हें डिवाइड करा है 3 कैटेगरी में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की। एक स्पीसीज डाइवर्सिटी होती है, सॉरी पहले हम जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात करेंगे, फिर स्पीसीज की, फिर कम्युनिटी या इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। हमने जो डेफिनेशन बताई थी कि टोटलिटी ऑफ जीन्स, स्पीसीज एंड इकोसिस्टम इन ए रीजन, ये होता है डेफिनेशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी की, ठीक है। तो पहले उसी हिसाब चलेंगे, जीन का मतलब जेनेटिक, स्पीसीज का मतलब स्पीसीज डाइवर्सिटी, और इकोसिस्टम का मतलब इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, दिस फॉर्म जो है सभी तीनों आपस में बहुत इंटर रिलेटेड है, देखने को मिलेगा, बट डिट एनफ टू स्टडी इट सेपरेटली, इतनी अलग भी हैं कि इन्हें हम सेपरेट सेक्शन में स्टडी कर सकते हैं। टू अंडरस्टैंड द इंटरेक्शंस दैट सपोर्ट लाइफ ऑन अर्थ, इन्हीं की जो इंटरेक्शन आपस में है वो इस अर्थ पे लाइफ को चलाने के लिए, मेंटेन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल। अगर वो इंटरेक्शन ब्रेक हो जाए तो हम लोग सब खत्म हो जाएंगे, लाइफ ही खत्म हो जाएगी। जैसे हमने इकोलॉजिकल फूड चैन, फूड वेब पढ़ी, तो ये क्या है, इंटरेक्शन ही तो है, ये सब इंटरेक्शन चल रहे हैं, तो हम लोग भी चल रहे हैं, हमारा ह्यूमन बींग्स भी इस पर सर्वाइव कर रहा है। अगर ये इंटरेक्शन सब ब्रेक हो जाएंगे तो ह्यूमन सर्वाइवल इज़ वेरी मच अफेक्टेड। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि जेनेटिक डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए उसे। डाइवर्सिटी ऑन बेसिस ऑफ हेरिडिटरी फीचर्स, जो जेनेटिक फीचर्स होते हैं उनके बेस पे अगर कोई हमें भिन्नता है तो उसे हम बोलेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी। मतलब ये कहाँ पे होगी, स्पीसीज में होगी, विद इन स्पीसीज, देखिए एक स्पीसीज के अंदर होगी ये। दूसरा बात कर सकते हैं इसी की डेफिनेशन, दी वेरिएशन ऑफ जीन्स विद इन स्पीसीज, ठीक है। सपोज कर लेते हैं यहाँ पे एक स्पीसीज ए है और एक स्पीसीज बी है, ठीक है। इस स्पीसीज के पास 10 मेंबर हैं और इसके पास 100 मेंबर्स हैं, ठीक है। तो अब इसे देखें समझाने के लिए कि वेरिएशन ऑफ जीन्स विद इन स्पीसीज, मतलब उनके अंदर जो जीन्स प्रेजेंट हैं, उन जीन्स जो ट्रांसफर ऑफ करेक्टर्स करते हैं उनमें भिन्नता होती है, कि एक जीन्स कुछ ही करेक्टर को ट्रांसफर करता है, दूसरे करेक्टर्स के लिए उनके पास जीन नहीं है। जैसे कि कोई रेजिस्टेंस स्पेशल, कोई हम डीडीटी जैसे हम इंसेक्ट के ऊपर पहले डालते थे 1998 से पहले, तो वो इंसेक्ट जो थे डैमेज हो जाते थे। हल्के हल्के बाद में क्या हुआ कि उन्होंने अपनी जो थी रेजिस्टेंस पावर क्रिएट कर ली अगेंस्ट दी डीडीटी, फिर डीडीटी उनके लिए इफेक्टिव होना खत्म हो गया। डालते रहो, उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उनकी नंबर बढ़ रही है, कंटिन्यूसली हमें इन्फेक्ट करेंगे। तो डीडीटी 1998 के बाद WHO ने उसे बैन कर दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब ऐसी तरीके से जो इंसेक्ट्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, या मॉस्किटोज़ का एग्जांपल ले लें, पहले मॉस्किटो बहुत छोटी मोटी हम एक्टिविटी कर लेते थे, उससे मॉस्किटो भाग जाते थे। आज हमारे पास ऑल आउट डिफरेंट टाइप की पूरी वैरायटी है मार्केट में, मगर हम देखते हैं कि उनसे भी मॉस्किटो जो है भाग नहीं रहे। क्या किया, उनमें रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया, और रेजिस्टेंस क्रिएट का मतलब होता है कि उनके पास जो जेनेटिक डाइवर्सिटी थी
वहीं से रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। अब जब जेनेटिक डाइवर्सिटी का लॉस हो जाएगा तो रेजिस्टेंस क्रिएट होना बंद हो जाएगा और वो बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रेटजी, इफेक्टिव कोई हम मेजर कर लेंगे, उससे हम उन्हें आसानी से कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है, तो ये भी बात है कि स्पीसीज़ के अंदर जो जीन की डाइवर्सिटी होती है उसे बोला जाता है जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, और ये कुड बी इन एलील्स। एलील्स होते हैं, एक जीन के दो पार्ट होते हैं। जैसे एक जीन है वो हाइट को कंट्रोल कर रहा है, तो हाइट में दो तरीके के हम लोग होते हैं, तो लंबे लोग होते हैं और एक छोटे लोग होते हैं। तो जीन एक ही है हाइट को कंट्रोल कर, एक डार्फ के लिए है एक लॉन्ग के लिए है, तो उन्हें क्या बोलेंगे, जीन के जो वेरिएंट होते हैं एलील्स। कहने का मतलब ये है कि ये डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी एलील के लेवल पर भी हो सकती है, जीन के लेवल पर तो होती है, एलील के लेवल पर भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि जो भी एनिमल्स होते हैं, अब देखिए हम एक इसमें आइडिया दे रहे हैं आपको कि इससे क्लियर होगा कि डाइवर्सिटी का क्या मतलब है यहाँ पे, जेनेटिक डाइवर्सिटी को समझाने का। देखिए माइकोप्लाज्मा जो आपका है उसमें कितने जीन्स हैं, 450 से लेकर 700 जीन्स हैं। जब ई कोलाई में कितने, 4000 जीन्स हैं। ड्रोसोफिला के 13000 जीन्स हैं। राइस में देखिए 32000 से 50000 जीन्स हैं, और ह्यूमन बींग में 35000 से 45000 जीन्स हैं। ठीक है, तो ये क्या देख रहे हैं हम, ये जेनेटिक डाइवर्सिटी है, जीन्स की डाइवर्सिटी है। लाइफ माइकोप्लाज्मा के पास है, इनके जितनी लाइफ के कैरेक्टर्स होते हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए केवल 400 से 700 जीन चाहिए। हमारे पास भी लाइफ है, ठीक है, हम भी रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, डाइजेशन सब कुछ करते हैं। उन्हीं चीज़ों को करेक्ट करने के लिए हमारे पास 35000 से 45000 जीन्स होते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे कितना कम नंबर इसकी सभी लाइफ प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा है। या ड्रोसोफिला का ले लें, कितनी एक्टिव होती है, केवल 13000 जीन्स हैं और सब कुछ उसके अंदर होता है, हर एक सिस्टम होता है। ठीक है, जबकि ह्यूमन बींग के अंदर उन्हीं सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए 35000 से 45000 जीन्स की नंबर है। ठीक है, तो ये क्या है, एक डाइवर्सिटी। अगर ऐसा होता है कि जितनी भी प्रोसेस लाइफ के लिए एक मिनिमम नंबर होता है कि हमारा ब्रेन है, किडनी काम कर रही है, हार्ट काम कर रहा है, हमारी आइज़ हैं, हर एक बालों का कलर है, तो इन्हें कंट्रोल करने के लिए एक ऑर्गेनिज्म में 10 जीन है, और इसी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक ऑर्गेनिज्म में 5000 जीन्स हैं। तो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी है, हर एक में अलग अलग नंबर ऑफ जीन्स का प्रेजेंट होना, ये जेनेटिक डाइवर्सिटी कहलाता है। ठीक है, अब जेनेटिक डाइवर्सिटी में आप देखिए, अब बनाना कितने तरीके का हो गया। देखिए एक रेड कलर का, एक ग्रीन कलर का, ये बिल्कुल डार्क ग्रीन कलर का, येलो कलर का, तो ये आपको जेनेटिक डाइवर्सिटी इन बनाना। तो इसका असर ये होता है। उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी देखते हैं कि जेनेटिक डाइवर्सिटी से क्या होता है। सबसे पहले मैंने बताया कि अगर जिन में जितनी डाइवर्सिटी होगी आपको नई स्पीसीज बनाने में उतना आसानी होगी। ठीक है, तो कह रहे हैं अमाउंट ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी इज द बेसिस ऑफ स्पीसिएशन। स्पीसिएशन का मतलब प्रोसेस ऑफ स्पीसीज फॉर्मेशन। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज। ठीक है, एक तो ये सब, फिर दूसरा है कि इट इज हैज की रोल इन मेंटेनेंस ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज एंड कम्युनिटी लेवल। अगर डाइवर्सिटी जीन में रहेगी तो हम कम्युनिटी लेवल पे एंड स्पीसीज लेवल पे हम डिफरेंट डिफरेंट दिखेंगे, वरना हम सब एक से हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जेनेटिक डाइवर्सिटी इंक्रीजेज विद इन्वायरमेंटल वेरिएबिलिटी। जितनी इन्वायरमेंट वेरिएबल होगा उतनी ज़्यादा वेरिएबिलिटी हमारे अंदर क्रिएट होंगी, और वो वेरिएबिलिटी कंट्रोल बाय दी जीन्स। तो कहने का मतलब अगर हम एक से इन्वायरमेंट में रहेंगे तो हमारे अंदर जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं होगी। हम डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट में रहेंगे तो हमारे अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, जितने टाइप का एटमॉस्फेयर उसी तरीके से हमारी डाइवर्सिटी बढ़ेगी जेनेटिक लेवल पे। ठीक है, अब इस पहले सेंटेंस को देखें। जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो एनेबल्स ए पॉपुलेशन टू अडॉप्ट इट्स एनवायरमेंटल एंड टू रेस्पॉन्ड नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी हमारे पास होगी पॉपुलेशन के पास, तो उतना ही इन्वायरमेंटल के साथ अडॉप्ट करने में उससे आसानी होगी, और नई स्पीसीज के फार्मेशन में, नेचुरल सिलेक्शन में वो उसकी मदद करेंगे, उसे इवॉल्व करने में, उससे नई स्पीसीज फार्मेशन करने में। ठीक है, देखो इसे एग्जाम्पल बता, इफ़ ए स्पीसीज हैज़ मोर जेनेटिक डाइवर्सिटी तो इट कैन अडॉप्ट बेटर टू चेंज इन्वायरमेंटल कंडीशंस। अगर डाइवर्सिटी की स्पीसीज के पास बहुत ज़्यादा है तो बहुत आसानी से वो जो इन्वायरमेंटल में चेंज होती हैं उन्हें बहुत आसानी से वो अडॉप्ट कर लेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर लोअर डाइवर्सिटी इन स्पीसीज तो लीड टू यूनिफॉर्मिटी, वो एक से हो जाएंगी, और उसमें जब कोई बीमारी फैलेगी तो सभी मर जाएंगे, कोई उनसे अपना कंट्रोल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनके अंदर यूनिफॉर्मिटी थी। कोई नई स्पीसीज में नया वेरिएंट बनने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं यूनिफॉर्मिटी एज इन केस विद लार्ज मोनोकल्चर ऑफ जेनेटिकली सिमिलर क्रॉप प्लांट। जैसे होता नहीं, कभी कभी हम देखते हैं कि हम एक एरिया दूसरे एरिया में जाते हैं तो हम देखते हैं कि सभी लोगों ने एक ही क्रॉप लगा रखी है, तो इससे एक कंडीशन बन जाती है कि प्रोडक्टिविटी तो बढ़ जाएगी, बट इन केस अगर वहाँ पे कोई डिजीज़ होती है तो किसी के पास भी कोई चांसेस नहीं है कि वो उस डिजीज़ को आसानी से कंट्रोल कर सके, क्योंकि जब जो पैथोजेंस है वो एक पार्टिकुलर प्लांट को ऊपर होस्ट कर रहा है, और उसी तरीके के उसे प्लांट इतने सारे मिलेंगे कि आप एक
फील्ड से कंट्रोल करेगा दूसरी फील्ड में पहुंच जाएगा, दूसरी से करोगे तीसरी पहुंच जाएगा, क्योंकि उसके पास फूड रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो उसका रिप्रोडक्शन बहुत तेज़ी से होगा और उनकी नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। तो मोनोकल्चर इन केस ऑफ अगर हमें यील्ड एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है तब तो अच्छी है, बट इन केसेज जैसे कोई डिजीज या कोई इन्फेक्शन वहाँ पे फैल रहा है तो उस कंडीशन में डैमेज और लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे वहाँ पे। ठीक है, तो दोनों बातें ध्यान रखना है इसमें कि दिस एवरेज, इसे देखें सेंटेंस को मैं पढ़ रहा हूँ, लोअर डाइवर्सिटी इफ ए स्पीसीज मोर डाइवर्सिटी तो इट कैन अडॉप्ट बेटर टू द चेंज इन्वायरमेंटल कंडीशंस। ठीक है, कम अगर है उसमें तो लीड टू यूनिफॉर्मिटी एज इन केस ऑफ विद लार्ज मोनोकल्चर ऑफ जेनेटिकली सिमिलर क्रॉप प्लांट्स। ठीक है, दिस हैज एडवांटेज व्हेन इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन। एडवांटेज तब है जब क्रॉप प्रोडक्शन हम बढ़ाना चाह रहे हैं। ठीक है, बट कैन बी ए प्रॉब्लम व्हेन एन इंसेक्ट और फंगल डिजीज अटैक इन द फील्ड एंड पोज ए थ्रेट टू द होल क्रॉप। तब आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मोनोकल्चर प्रॉब्लमेटिक होता है। इसी तरीके से ह्यूमन बींग्स में तो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी की आपने कॉन्सिक्वेंस पढ़ लिए और इनके जो सिलेक्शन थे वो पढ़ लिए। अब आती स्पीसीज डाइवर्सिटी। ठीक है, तो स्पीसीज डाइवर्सिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? डाइवर्सिटी इन स्पीसीज ऑफ सिंगल टाइप, कि एक स्पीसीज के पास एक जीनस और जीनस के बाद आता है स्पीसीज, पहले ये समझिए। ठीक है, एक जीनस के पास मैंने बताया कि एक स्पीसीज भी हो सकती है और 1000 भी हो सकती है। ठीक है, जैसे हम एक प्लांट का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, उसके पास 10 स्पीसीज हैं और एक प्लांट ऐसा है जिसके पास केवल 21 स्पीसीज है। जैसे एक प्लांट आपने सुना होगा जिम्नोस्पर्म होता है, जिंगो बाइलोबा उसे बोलते हैं, उसकी केवल 21 स्पीसीज है जिसे हम बोलते हैं बाइलोबा। जिंगो जीनस है, उसके जीनस तो एक ही होता है, उसके पास 21 स्पीसीज है बाइलोबा। अगर उसे कुछ होता है या वो कभी खत्म हो जाती है तो हमेशा के लिए वो हमारा जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है खत्म हो जाएगी। ठीक है, और एक स्पीसीज ऐसी है, एक जीनस जिसके पास 1000 स्पीसीज है। अगर 2-4 स्पीसीज या 10-50 स्पीसीज अगर उसकी डिसअपियर हो जा रही तो कोई बात नहीं, 950 हमारे पास सेफ है, बचेंगी। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि डाइवर्सिटी इन स्पीसीज ऑफ सिंगल टाइप। ठीक है, एक जीनस के पास कितनी स्पीसीज हैं ये बताता है कि स्पीसीज डाइवर्सिटी को। ठीक है, तो वैरायटी ऑफ स्पीसीज विद इन ए रीजन, एक रीजन पार्टिकुलर में कितनी स्पीसीज पाई जा रही हैं ये कहलाता है आपका स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज आर डिस्टिंक्ट यूनिट ऑफ द डाइवर्सिटी, ईच प्लेइंग ए स्पेसिफिक रोल इन एन इकोसिस्टम। ठीक है, हर एक स्पीसीज का एक स्पेसिफिक रोल होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा कीटोन स्पीसीज, फ्लैक्सिप स्पीसीज। ठीक है, एम्बेसडर स्पीसीज, तो सबका अपना अलग काम होता है। जैसे सोसाइटी है उसमें सब लोग होते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, कोई वकील है, इस तरीके से ये भी यहाँ पे भी होता है, स्पेसिफिक रोल होता है इकोसिस्टम में उसका। देयरफॉर लॉस ऑफ स्पीसीज हैज़ कॉन्सिक्वेंस फॉर द इको, अगर उसमें से एक भी खत्म हो जाए तो पूरे इकोसिस्टम को प्रॉब्लम होती है उससे। ठीक है, जैसे हमारी सोसाइटी है उसमें एक डॉक्टर है, वो सबका ट्रीटमेंट कर रहा है, अगर वो खत्म हो जाए तो पूरी सोसाइटी उससे अफेक्टेड होगी। या एक ऐसा है जो फूड का इंतजाम करता है, वो खत्म हो जाए तो फूड का इंतजाम कौन करेगा? वो भी क्रिएट करेगा एक प्रॉब्लम हमारे लिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर एक उसमें खत्म हो जाता है तो पूरे इकोसिस्टम के सामने एक प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, अच्छा, स्पीसीज डाइवर्सिटी जो होती है इंक्रीजेज एज यू मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर, मतलब क्लोजर टू पोल्स। इक्वेटर से जैसे हम पोल की तरफ जाएंगे तो स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। वेरी इंटरेस्टिंग सेंटेंस, कहने का मतलब ये है इक्वेटर का जो होता है मतलब ट्रॉपिक वाला रीजन, उसमें गर्मी भी होती है, बरसात भी होती है, जाड़ा भी पड़ता है, स्प्रिंग का सीजन भी आता है। तो ये सब जो कंडीशन का चेंजेस है ये डाइवर्सिटी को फेवर करता है, मतलब वहाँ पे खूब डाइवर्सिटी क्रिएट हो जाती है। और जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ पे जो मौसम है, वहाँ का जो सीजन है, वहाँ की क्लाइमेट जो है वो एक सा हो जाएगा, यूनिफॉर्मिटी। तो उसी तरीके से जो डाइवर्सिटी है वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक टाइप के ही स्पीसीज सर्वाइव कर पाएंगे, दूसरे टाइप के नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव करेंगे तो हमारी जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो डिक्रीज होगी, बिल्कुल फैक्ट है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा एस्पेक्ट इसमें ऐड कर रहे हैं कि लैटिट्यूडनल स्पीसीज डाइवर्सिटी ग्रेडियंट लीड टू हाईएस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी इन ट्रॉपिकल एरिया एंड लोएस्ट इन पोलर एरिया। ठीक है, तो ट्रॉपिकल एरिया में ज़्यादा होगी और पोलर एरिया में कम होगी। डाइवर्सिटी इंक्रीजेज फ्रॉम सरफेस टू 2000 मीटर, सरफेस से 2000 के तक हाइट तक जाएंगे तो स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ती जाएगी, मगर बाद में क्या होगा देन बिगिंस टू डिक्लाइन, फिर एकदम खत्म हो जाएगी। अंटिल सी बॉटम इज रीच्ड वेयर स्पीसीज डाइवर्सिटी है। जबकि स्पीसीज अगर हम नीचे की तरफ चले जाएं तब स्पीसीज की जो डाइवर्सिटी है वो भी कॉन्सेप्ट आएगा, समुद्र की जो गहराई है वो डिक्रीज एलिवेशन, मगर जब बॉटम पे पहुंचेंगे तो फिर क्या होगी, डाइवर्सिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो पहले तो ये रखें कि अगर हम अर्थ की सरफेस से 2000 मीटर के ऊपर जा रहे हैं तो स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ जाएगी, मगर उसके बाद वो खत्म हो जाएगी, डिक्रीज होना शुरू। इसी तरीके से कह रहा है कि स्पीसीज जो सी का जो बॉटम है उस पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है, एक तो इससे इफेक्ट। दूसरा होता है कि जब पोल्यूशन ज़्यादा होगा तब स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीज हो जाएगी। कहने का मतलब मोर पोल्यूशन
लेस स्पीसीज डाइवर्सिटी, ठीक है, एंड अबंडेंस। उसके बाद देखिए, अब स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेजर करने के, इसे मापने के दो फैक्टर हमारे पास हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एक स्पीसीज रिचनेस बोला जाता है, दूसरे को स्पीसीज एवननेस बोला जाता है। ठीक है, बहुत ही थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ पे। देखिए कैसे करके बात करेंगे। स्पीसीज रिचनेस क्या है, द नंबर ऑफ स्पीसीज पर यूनिट एरिया। एक एरिया लेते हैं, एक स्पेसिफिक एरिया जिसका नंबर है, उसमें स्पीसीज का नंबर जो होता है उसे बोलते हैं स्पीसीज रिचनेस, या फिर नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म पर यूनिट एरिया। स्पीसीज ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करता है, तो एक पार्टिकुलर एरिया में कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं वो कहलाते हैं स्पीसीज रिचनेस। ठीक है, इट टेल्स अस अबाउट हाउ मच स्पीसीज आर इन एरिया, कितनी स्पीसीज एक एरिया में पाई जा रही हैं। ठीक है, स्पीसीज रिचनेस ये बताता है। ठीक है, नंबर ऑफ स्पीसीज इंक्रीजेज विद एरिया ऑफ द साइट। जैसे जैसे अगर माना हमने 1 हेक्टेयर लिया तो उसमें स्पीसीज़ का नंबर माना कि 50,000 हमें टाइप की स्पीसीज़ मिली, सभी की, प्लांट, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। मगर हमने एरिया जो था बढ़ा लिया, हमने 2 हेक्टेयर कर लिया, तो हमें उनका नंबर अब हमें मिलेंगे 1 लाख स्पीसीज़ मिलेंगी। तो कह रहा है कि जैसे जैसे साइट का एरिया बढ़ाते चले जाएंगे स्पीसीज़ का नंबर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ग्रेटर, जनरली ग्रेटर द स्पीसीज रिचनेस, तो ग्रेटर द स्पीसीज डाइवर्सिटी। ठीक है, जैसे जैसे स्पीसीज रिचनेस बढ़ेगी डाइवर्सिटी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, हाउएवर नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स अमंग द स्पीसीज में आल्सो वेरी। एक स्पीसीज के अंदर कितने इंडिविजुअल प्रेजेंट होते हैं ये भी वेरी करता है। एक स्पीसीज के बाद मैंने बताया ना कि एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म, एक स्पीसीज एक है और दूसरी स्पीसीज के 10 लोग हैं वहाँ पे, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि हाउएवर नंबर ऑफ इंडिविजुअल अमंग द स्पीसीज में आल्सो वेरी रिजल्टिंग इनटू डिफरेंसेस। इससे क्या होगा कि एक जगह पे माना कि एक एरिया है, मैं इसे समझाता हूँ। आप देखिए, एक एरिया आपके पास, इसमें 2 स्पीसीज हैं, एक स्पीसीज ए है और एक स्पीसीज बी है। ए के मेंबर हैं 2 और बी के मेंबर हैं 8, टोटल इसमें कितने मेंबर हैं 10। ठीक है, तो ये कह रहा है हाउएवर नंबर ऑफ इंडिविजुअल अमंग द स्पीसीज, स्पीसीज ए के 2 मेंबर हैं और स्पीसीज बी के 8 मेंबर हैं, में आल्सो वेरी करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 10 लोग हैं, 10 के हिसाब से 2 स्पीसीज हैं तो 5-5 होने चाहिए थे, मगर ऐसा नहीं हुआ। ए के देखिए 2 मेंबर हैं और बी के 8 मेंबर हैं, ये बात कहना चाह रहे हैं स्पीसीज में आल्सो वेरी रिजल्टिंग इनटू डिफरेंसेस। अब ये क्या हुआ, डिफरेंसेस क्रिएट हो गए, एक के 2 हैं दूसरे के 8 हैं, तो ये डिफरेंसेस इन इवननेस आर इक्विटेबिलिटी, कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है, इन डाइवर्सिटी, यही डाइवर्सिटी कहलाती है। ठीक है, अब देखिए इसे उन्होंने बताया कि स्पीसीज रिचनेस ही स्पीसीज डाइवर्सिटी, मतलब जैसे जैसे स्पीसीज रिचनेस बढ़ेगी स्पीसीज की डाइवर्सिटी बढ़ेगी। ठीक है, इसे हम और एग्जाम्पल समझाते हैं। देखिए इसे, सपोज वी हैव 3 सैम्पल्स, हमारे पास 3 सैंपल हैं। ठीक है, एरिया मतलब 3 हमने कुछ एरिया क्लियर किए कि हम इन एरिया में स्पीसीज रिचनेस और स्पीसीज इवननेस देखेंगे। ठीक है, स्पीसीज डाइवर्सिटी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। हमारे पास ये 3 एरिया हैं, एक एरिया ये है, एक एरिया ये है और एक एरिया ये है। इन तीनों में हमारे पास 3 स्पीसीज हैं, एक स्पीसीज है, ये दूसरी स्पीसीज है, ठीक है, तीसरी स्पीसीज है। ठीक है, ये सेम है सबके लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एरिया, पहले वाले एरिया की बात करते हैं तो उसमें 3 स्पीसीज हैं। ठीक है, और 2 स्पीसीज जो हैं बर्ड्स की हैं, रिप्रेजेंटेड बाई 3 स्पीसीज ऑफ द बर्ड। क्या है, पक्षी हैं हमारे, 3 बर्ड्स की स्पीसीज हैं, ए बी एंड सी। ठीक है, एक तो एक के मेंबर्स हैं 1, दूसरे के मेंबर भी 1 हैं और तीसरे वाली स्पीसीज के मेंबर हैं 4। ठीक है, टोटल 6 होने हैं। देखिए ध्यान रखना है इसे, टोटल 6, एक का 1 है, दूसरी वाली स्पीसीज का भी एक मेंबर है और तीसरी स्पीसीज के मेंबर हैं 4। ठीक है, देखिए इस डायग्राम से ऐसे देख लें। देखिए एक ये 4 एक स्पीसीज को बिलोंग कर रहे हैं, एक ये ऐसे बिलोंग कर रहा है, एक ऐसे बिलोंग कर रहा है। तो कितने टाइप के हो गए, 3 है हमारे पास, 1 2 और 3। ठीक है, 3 स्पीसीज, इसका एक मेंबर है, इसका भी एक मेंबर है और इसका मेंबर कितने हैं, 4 हैं तीसरी स्पीसीज के। ठीक है, तो इसे कंक्लूड करना है कुछ। अभी हमने केवल लिखा है इसमें, देखिए अब इसे समझ लें। थर्ड स्पीसीज के बाद 4 मेंबर्स हो गए, इसके बाद सेकंड हम एरिया कैरी कर रहे हैं। सेकंड एरिया में क्या हुआ कि हमारे भाई क्लियर है कि पहले वाले के 2 लोग आए और दूसरे वाली स्पीसीज़ के 2 हैं और तीसरी वाली स्पीसीज़ के भी 2 हैं, मतलब यहाँ पे सबके बराबर हैं, सबके पास 2-2 मेंबर्स हैं, टोटल 6 करना है। तो इससे कंक्लूड किया हुआ पहले और दूसरे में हम देखते हैं, कंपेयर करने के बाद क्या हम कंक्लूड करेंगे। ठीक है, दिस सैम्पल एरिया मतलब सेकंड वाले की बात कर रहा है, सोच ग्रेटर इवननेस, इसमें क्या इवननेस ज़्यादा है, हर एक के 2-2 हैं। ठीक है, एंड देयर आर इक्वल चांसेस फॉर ए स्पीसीज बीइंग रिप्रेजेंटेड इन ए सैम्पल, यहाँ सबके पास इक्वल चांसेस हैं क्योंकि नंबर ऑफ इंडिविजुअल सबके बराबर हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद कंपेयर क्या करा, आल्सो दिस सैम्पल एरिया विल बी कंसिडर मोर डाइवर्स देन फर्स्ट। इसका मतलब हुआ सैम्पल एरिया 2 जो है वो सैम्पल एरिया 1 से ज़्यादा डाइवर्स है, क्योंकि उसमें एक ही स्पीसीज़ के 4 लोग थे, जबकि यहाँ पे
और एक स्पीसीज़ का एक था, एक स्पीसीज़ का एक था, ठीक है। जबकि इस सेकेंड वाले सैंपल एरिया में 3 स्पीसीज हैं, मगर उन दोनों के पास 2 मेंबर्स हैं। तो ये सेकेंड एरिया जो है पहले वाले सैंपल एरिया कंपेयर में ज़्यादा डाइवर्स बोला जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम सैंपल एरिया 3 देखते हैं। देखिए सैंपल एरिया 3 में हमने क्या करा, यहाँ पे 2 बटरफ्लाइज हैं, 2 एलिफेंट हैं, 2 बर्ड्स हैं। तो ये तो बहुत ज़्यादा डाइवर्स हो गया। कैसे करके, बटरफ्लाई आपके इंसेक्टा में आ गई, एलिफेंट आपके मैमल्स में आ गए, बर्ड आपके बीच में आ गए। एक इनवर्टिब्रेट हो गया, एक वर्टिब्रेट है, 2 वर्टिब्रेट कैटेगरी हो गई, ठीक है। तो देखिए इट हैज़ 3 स्पीसीज रिप्रेजेंटेड बाय एन इंसेक्ट, मैमल एंड बर्ड। दिस सैंपल एरिया विल बी मोस्ट डाइवर्स देन स्पीसीज एरिया 1 and 2 बिकॉज इट कंप्राइज टेक्सोनॉमिकली अनरिलेटेड स्पीसीज। यहाँ पे हैं, देखिए यहाँ पर टेक्सोनॉमिकली अनरिलेटेड का मतलब एक बटरफ्लाई जो कि इनवर्टिब्रेट में आ रहा है, एलिफेंट जो है आपका वर्टिब्रेट में आ रहा है, बर्ड जो है वर्टिब्रेट में आ रही है, मगर उसके बाद वर्टिब्रेट में लोअर हायरार्की एवीज है, एक मैमल्स है और एक इंसेक्टा है, ठीक है। इसलिए इन्हें डिफरेंट टेक्सोनॉमिकली अनरिलेटेड स्पीसीज हैं, तो इट इज मोर डाइवर्स। जबकि ऊपर वाले में हमने क्या बताया था, देखिए इसमें क्या थे, बर्ड थे, केवल एवीज की बात कर रहे थे, मतलब एवीज ग्रुप की बात कर रहे थे वर्टिब्रेट मगर एवीज थे 3, एक ओनली एवीज था। इससे नीचे ऊपर वाले में अगर हम देखते हैं, ठीक है, सैंपल एरिया 1 में, सैंपल एरिया 2 में भी इसने ये बात बोली है कि इसमें इन्हें कोई उसका नाम नहीं लिया था, बस 2 मेंबर थे। यहाँ पे बर्ड की बात, ये ध्यान रखना, यहाँ पे केवल बर्ड्स की बात करी गई, पहले वाले में भी बर्ड्स की बात करी गई थी। तीसरे वाले में आप देख रहे हैं वहाँ पे आपके पास बर्ड्स भी हैं, ठीक है, एलिफेंट भी, मैमल्स भी हैं और इंसेक्टा भी हैं। तो ये मोस्ट डाइवर्स है देन 1 and 2 बिकॉज इट हैज़ टेक्सोनॉमिकली अनरिलेटेड स्पीसीज, ठीक है। अब इसे पढ़ें। इन दिस एग्जाम्पल वी फाइंड इक्वल नंबर ऑफ स्पीसीज बट वेरिंग नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर स्पीसीज, ठीक है। इन नेचर बोथ नंबर एंड काइंड ऑफ स्पीसीज एज वेल एज नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर स्पीसीज वेरी लीडिंग टू ग्रेटर डाइवर्सिटी, ठीक है। नेचर में कह रहा है नंबर भी डिपेंड मैटर करेगी, काइंड्स भी मैटर करेगी और नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर स्पीसीज भी मैटर करेगी, और इसी से क्रिएट होगी आपकी डाइवर्सिटी, ठीक है। ये वाला भी हमने जैसे बताया ना, पोल्स के जाने के बाद जो बता रहे थे आपको कि ये देखिए इक्वेटर लाइन से आपकी, ठीक है, ये ट्रॉपिक आप कैंसर हो गया, ट्रॉपिकल कैप्रिकॉन हो गया। जब हम ट्रॉपिकल से पोल की तरफ मूव करते हैं डाइवर्सिटी डिक्रीज होती है, ठीक है। ये बात इतना बताना चाह रहा था आपको। अब देखिए डाइवर्सिटी इज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, सही बात है, ऐसा नहीं होता कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, अनइवनली है, नॉट इवनली, मतलब अनइवन है, डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया में। विद इन रीजन जनरली डाइवर्सिटी डिक्रीजेज फ्रॉम टॉपिक टू पोल, वही बात रिपीट हो रही है। अच्छा, इस डाइवर्सिटी को मेजर कैसे करते हैं, स्पीड डाइवर्सिटी को? इट इज मेजर्ड बाय स्पीसीज रिचनेस एंड स्पीसीज इवननेस। जो हमने बताया दोनों मेजरमेंट पैरामीटर्स हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेजर करने वाले। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन आई है, स्पीसीज रिचनेस देख लिया, अब स्पीसीज इवननेस देखते हैं हम लोग। देखिए इट्स क्वांटिटेटिव, मतलब नंबर की बात करते हैं यहाँ पे, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है, ठीक है। इट सीम्स दैट इट टेल्स अबाउट रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीसीज आर इन एन एरिया। रिलेटिव का मतलब ये है कि एक स्पीसीज के 10 मेंबर हैं, दूसरी स्पीसीज के 15 मेंबर्स हैं। तो एक किया कि स्पीसीज 2 हैं मगर एक के 15 और एक के 10 हैं, तो ये रिलेटिव नंबर की बात करता है। अबाउट द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीसीज आर इन एरिया। सपोज कर लो इन एन एरिया देयर आर 40 फॉक्स हैं और 100 डॉग्स हैं, तो इट मीन्स दैट कम्युनिटी इज नॉट ए वेरी इवन। ये इवन कहाँ है, इसमें तो मतलब अनइवन है ये, 10 एक तरफ 40 है एक तरफ 100 है, तो ये कैसी अनइवन कर, इज नॉट वेरी इवन। इट इज़ मेजर ऑफ अबंडेंस ऑफ इंडिविजुअल इन ईच। ये बताता है कि एक स्पीसीज के ज़्यादा कितने हैं, किसके कम। अबंडेंस की बात करता है, नंबर की बात करता है, क्वांटिटी की बात करता है, ठीक है। इट यूज एज ए डाइवर्सिटी इंडेक्स, इसलिए स्पीसीज इवननेस को एज ए डाइवर्सिटी इंडेक्स यूज़ किया जाता है, ठीक है। डाइवर्सिटी इंडेक्स मीनिंग क्या होता है कि ए मेजरमेंट, एक मतलब स्केल है जो डाइवर्सिटी का विच क्वान्टिटीफाइज हाउ इक्वल द कम्युनिटी इज न्यूमेरिकली, कि दो कम्युनिटी जो आपस में रह रही हैं दो डिफरेंट एरियाज में, वो नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक दूसरे से कितनी सिमिलरिटी रखती हैं, ठीक है। ये कौन बताता है, स्पीसीज इवननेस बताता है, ठीक है। इफ़ यू हैव ओनली फ्यू स्पीसीज इन हैबिटेट, इसका मतलब है केवल कुछ ही स्पीसीज, तो स्पीसीज आपकी जो रिचनेस है वो कैसी होगी, वो लो होगी आपकी, कि कुछ ही स्पीसीज हैं, फ्यू स्पीसीज हैं। एंड इफ़ देयर आर ए लॉट, बहुत ज़्यादा हैं, तो आपकी स्पीसीज रिचनेस जो होगी वो आपकी हाई होगी। बहुत ज़्यादा स्पीसीज हैं तो आपकी स्पीसीज रिचनेस की बात करेंगे, कम स्पीसीज हैं तो स्पीसीज, देखिए दोनों में स्पीसीज रिचनेस की बात कर रहे हैं। अगर कम स्पीसीज हैं तो स्पीसीज रिचनेस कैसी होगी, लो होगी। ज़्यादा स्पीसीज हैं तो स्पीसीज रिचनेस हाई होगी। कभी सिंगल बात है। स्पीसीज इवननेस की बात करें तो क्या करेंगे, स्पीसीज इवननेस इज कंपेयरिंग द नंबर ऑफ इंडिविजुअल बिटवीन द स्पीसीज। स्पीसीज इवननेस में हम जो हर एक स्पीसीज के नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल्स होती है उन्हें आपस में कंपेयर करते हैं, ठीक है। देखो बता रहा है, इफ़ देर आर लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स इन ए स्पीसीज, in a few species but and just a little number of individuals in the other species, the evenness will be low। ये भी बात है कि जैसे ने बताया कि आपके पास 2 स्पीसीज हैं, एक ए है और एक बी है,
ठीक है। तो कई सारी मतलब एरिया है, एक एरिया है, एक एरिया ये, ठीक है। इसमें आपकी स्पीसीज हैं, आपकी ए है, एक सी है, ठीक है। इसके पास 10 हैं और इसके पास 50 हैं, ठीक है। इसके पास बी और डी इधर है, इसके पास 10 है और इसके पास 10 इक्वल है, ठीक है। तो इससे क्या होगा आप देखिए इसका, इस सेंटेंस को फिर से पढ़ें। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ देर आर ए लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल तो लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स हैं मगर स्पीसीज़ कितनी है, केवल फ्यू स्पीसीज़ हैं, उन्हीं के मेंबर्स ज़्यादा हैं। तो आपका जो जस्ट ए लिटिल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अदर स्पीसीज़, द इवननेस विल बी लो। यहाँ पे इवननेस इसका मतलब क्या है, लो है, क्योंकि स्पीसीज़ कम है और उनके मेंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो स्पीसीज जो इवननेस है वो कैसी होगी, लो होगी। इसका मतलब है यहाँ इस पर स्पीसीज ज़्यादा हो और उनके नंबर में भी डिफरेंसेस हो तो इवननेस ज़्यादा होगी। जबकि यहाँ पे कह रहे हैं स्पीसीज कुछ ही हैं मगर उनके जो नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो इवननेस जो है वो इवननेस कम है, ठीक है। इस देखिए भी क्लियर हो जाएगा और कुछ कन्फ्यूजन रह जाता है। स्पीसीज इवननेस इज वन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी मेजर्स विच इज ऑफन यूज्ड बाय इकोलॉजिस्ट। Evenness of an ecosystem refers to the variation in number of individuals ऑर्गेनिज्म ऑफ इच सेपरेट स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम। ये इंपॉर्टेंट बात है। देखिए इवननेस क्या बताता है, इवननेस फॉर एन इकोसिस्टम, एक इवननेस इकोसिस्टम के लिए इवननेस बताता है वेरिएशन इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ ईच सेपरेट स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम, कि इकोसिस्टम में पाई जाने वाली एक स्पीसीज के कितने मेंबर हैं, दूसरी स्पीसीज के कितने मेंबर्स हैं, तीसरी स्पीसीज के कितने मेंबर, उनका आपस में जो कंपेयर करने के बाद जो डेटा निकल के आता है वो इवननेस कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब इससे देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा और आपका। रिचनेस में केवल हम नंबर की बात करते हैं पर यूनिट एरिया में, या ये नहीं पता कितनी स्पीसीज के नंबर्स, ठीक है, एक एरिया में पाए जाने वाले। और ये जब बात करती है ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीसीज़ की बात करती है, एक स्पीसीज़ के कितने उसकी वैराइटीज़ जैसे उसके उसे कितने लोग बिलोंग कर रहे हैं स्पीसीज। जबकि यहाँ पे एक एरिया में नंबर ऑफ स्पीसीज़ की बात करें तो स्पीसीज रिचनेस होता है, और जब एक स्पीसीज़ के इंडिविजुअल्स की बात करें तो ये आपका स्पीसीज इवननेस होता है, ठीक है। देखिए क्लियर हो जाएगी। अब इसे डायग्राम को देखें, समझें इसे। देखिए आपको दो प्लॉट दिए गए हैं इसमें आप देखिए इसमें आपको कितने तरीके के प्लांट नज़र आ रहे हैं। देखिए एक प्लांट तो ये हैं जो ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं, और दूसरा प्लांट आपको दिख रहा है यहाँ पे, एक ये प्लांट है अपने आप में और एक ये प्लांट है मुझे दिख रहे हैं इसमें, ठीक है। और एक अपने हैं ग्रीन वाले, तो टोटल कितने हुए, 3 कलर के प्लांट हो गए, ठीक है। दूसरे डायग्राम में देखें ऊपर वाले में, इसमें देखिए क्या है, इसमें एक ये है और एक ये है, ठीक है, और एक ये है, इसमें भी 3 टाइप के हैं, ठीक है। दोनों फॉरेस्ट में 3 टाइप के प्लांट हैं, मगर इसमें एक बात है कि इसमें देखिए केवल एक और एक है और एक के बहुत सारे हैं, जबकि इसमें क्या है, इसमें तीनों स्पीसीज़ के इक्वल नंबर्स हैं। अब आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए कह रहा है ईच फॉरेस्ट हैज़ 3 स्पीसीज, सेम स्पीसीज रिचनेस हो रही है, ठीक है, दैट डिफर इन स्पीसीज इवननेस, मतलब रिलेटिव अबंडेंस ऑफ ईच स्पीसीज, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, स्पीसीज इवननेस। तो ये जो है यहाँ पे इवननेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इवननेस की बात कर रहे हैं, इस वाले में इवननेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे रिचनेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर है वो लगभग हर 3 लोग हैं, 3 के नंबर में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, मगर यहाँ पे डिफरेंसेस बहुत मेजर है। यहाँ पे 3, एक का केवल एक है और दूसरे स्पीसीज़ का एक है, और तीसरी स्पीसीज़ के बाकी बचे हुए जितने भी हैं सब उसके पास हैं, ठीक है। जबकि इसमें क्या है, तीनों स्पीसीज़ का लगभग इक्वल नंबर दिया है, तो ये स्पीसीज़ रिचनेस की बात करता है, ये स्पीसीज़ इवननेस की बात है, ये हर स्पीसीज़ के नंबर को काउंट करता है इवननेस, ठीक है। सो इसलिए हमें डाइवर्सिटी इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। इसे फिर से एक बार देख लें, क्लियर हो जाएगा कुछ, कि दोनों भी हैं, इवननेस और रिचनेस क्या है, मेजर ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को नापने के स्केल हैं ये दोनों, ठीक है। रिचनेस में हम क्या बात करते हैं, नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म का मतलब स्पीसीज डिफरेंट होना, ठीक है। जबकि इवननेस में हम बात करते हैं हाउ द क्वांटिटी ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म, की कम्युनिटी में जो ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं उनके कितने कितने टाइप के लोग पाए जा रहे हैं वहाँ पे, एक टाइप के कितने हैं, दूसरे टाइप के कितने हैं, ठीक है। देखिए मोर स्पीसीज देयर फॉर हाइएस्ट रिचनेस आएगी यहाँ पे, ठीक है। देखिए इसमें सब एक ही टाइप के हैं, दूसरे का एक है, तीसरे का एक है। जबकि यहाँ पे देखें, यहाँ पे केवल क्या है, ग्रेट इवननेस एज 2 पॉपुलेशन हैव सिमिलर अबंडेंस। देखिए ये इनके कितने हो गए, 5, और यहाँ पे इनके कितने हो गए, 3 और 1 4 और 3 1 4, ये 4 4। तो यहाँ पे क्या इवननेस कैसी होगी, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इवननेस एज 2 पॉपुलेशन हैव सिमिलर अबंडेंस, दोनों के बराबर नंबर हैं,
ठीक है जी। यहाँ पे स्पीसीज रिचनेस की बात कर रहे हैं कि रिचनेस का मतलब हुआ कि इसमें एक टाइप के ही ज़्यादा पाए जा रहे हैं, देखिए, और दूसरे टाइप का एक टाइप का एक। चलें अभी इसे निकालना, देखिए इसे समझ सकते हैं, इससे भी ये डायग्राम से क्लियर हो जाएगा आपका। अब थर्ड पार्ट पढ़ते हैं, कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या होती है। ठीक है, अब हम बात सिंपल से इसमें देखेंगे कि जैसे हम पहले हमने जीन की बात करी, तो एक स्पीसीज़ के अंदर दूसरे स्पीसीज़ के अंदर जो जेनेटिक वेरिएशन थी उन्हें हम बोला था जेनेटिक डाइवर्सिटी। स्पीसीज़ के अंदर कि एक स्पीसीज़ कितने मेंबर्स पाए जा रहे हैं एक कम्युनिटी में। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं हम कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी को। तो इसमें दो पार्ट है, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी एंड कम्युनिटी डाइवर्सिटी। ठीक है, डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम इन ए पार्टिकुलर एरिया। पहले स्पीसीज़ के अंदर जीन, केवल स्पीसीज़ के अंदर की बात कर रहे थे, फिर एक इकोसिस्टम में स्पीसीज़ के नंबर की बात कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं एक रीजन में इकोसिस्टम की नंबर की बात कर रहे हैं कि एक पार्टिकुलर रीजन में कितने टाइप के इकोसिस्टम पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो कम्युनिटी डाइवर्सिटी का मतलब वो डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम इन ए पार्टिकुलर एरिया। ठीक है, देखिए, इट इज़ द वेरिएशन इन इकोसिस्टम फाउंड इन ए रीजन ओवर द होल प्लेनेट। ठीक है, एक हमारा पूरा जो प्लेनेट है अर्थ, इस पर डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम पाए जाते हैं। तो उन इकोसिस्टम में जो वेरिएशंस होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। द अर्थ एंड इट हैज़ ओवरऑल इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ठीक है, एंड द इन्वायरमेंट, इनका इम्पैक्ट पूरे ह्यूमन जाति पे होता है और इन्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं। डाइवर्सिटी एट द लेवल ऑफ कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम है 3 पर्सपेक्टिव। ये इंपॉर्टेंट आया। देखिए, पहली बारी में कोई करेक्शन वो नहीं था, किसी तरीके का कोई मेजरमेंट नहीं था, जैसे हम बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। जब स्पीसीज डाइवर्सिटी पढ़ी तो हमें इसके दो मेजरमेंट समझ में आया, एक स्पीसीज रिचनेस एंड स्पीसीज इवननेस। तीसरे वाले में हमने देखा कम्युनिटी डाइवर्सिटी में, उसमें हमें 3 चीज़ें नजर आएंगी, अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी एंड गामा डाइवर्सिटी। ठीक है, अभी देखिए इनमें आपस में सिमिलरिटी है आपस में। देखिए, अल्फा डाइवर्सिटी जो है वो पहले जो हमने पढ़ा था स्पीसीज रिचनेस को रिप्रेजेंट करती है। एक सिंगल इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं अल्फा डाइवर्सिटी में। डाइवर्सिटी विद इन एन इकोसिस्टम एक्सप्रेस्ड बाय स्पीसीज रिचनेस। ठीक है, तो कहने का मतलब अल्फा डाइवर्सिटी और कुछ नहीं, केवल स्पीसीज डाइवर्सिटी की बात करता है। अल्फा डाइवर्सिटी में डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज लेवल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैरीन इकोसिस्टम और पॉन्ड इकोसिस्टम, एक टाइप के इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, ये तो मैरीन में ले लें या पॉन्ड इकोसिस्टम में ले लें। तो आपके अल्फा डाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि कितने टाइप के स्पीसीज वहाँ पे पाए जा रहे हैं। इट रेफर टू स्पीड डाइवर्सिटी। दूसरी डेफिनेशन भी, इट रेफर्स टू डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग सेम कम्युनिटी और हैबिटेट। ठीक है, डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, मगर वो कहाँ पाया जा रहा है, एक ही टाइप की कम्युनिटी में पाया जा रहा है, एक ही टाइप के हैबिटेट में पाया जा रहा है। तो उनमें जो डाइवर्सिटी होती है उसे हम अल्फा डाइवर्सिटी कहते हैं। कि अगर हम एक इकोसिस्टम में जाएँ और वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, उनके अंदर जो डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलेगी, हम उसे क्या बोलेंगे, स्पीसीज डाइवर्सिटी। ठीक है, तो यह बुक उसी को हम दूसरे टर्म में बोलेंगे या एक्सप्रेस करेंगे स्पीसीज रिचनेस के बारे में। ठीक है, तो आप अल्फा डाइवर्सिटी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट सिंगल इकोसिस्टम की बात करेंगे और डाइवर्सिटी विद इन इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम के अंदर की बात कर रहे हैं। अब बीटा डाइवर्सिटी में हम क्या बात करेंगे, मोर देन 2 इकोसिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ, बिटवीन द कम्युनिटी डाइवर्सिटी। इट डिस्क्राइब द डिग्री ऑफ चेंज इन स्पीसीज रिचनेस फ्रॉम वन हैबिटेट टू अनदर। इट डिस्क्राइब द डिग्री ऑफ चेंज इन स्पीसीज रिचनेस फ्रॉम वन हैबिटेट टू अनदर। हमने एक हैबिटेट को एनालिसिस किया, उसमें हमने देखा कि कुछ स्पीसीज में मिली, उनके कुछ नंबर मिले, कितने टाइप की स्पीसीज मिली। दूसरे में हैबिटेट में गए, हमने देखा वो स्पीसीज वहाँ पे मिली, मगर उनके अलावा कुछ नई स्पीसीज और भी हमें मिल गई वहाँ पे। ठीक है, तो इसे बोलेंगे बीटा डाइवर्सिटी कि हम एक से ज़्यादा हैबिटेट में जाके एनालिसिस कर रहे हैं। तो हमें देख रहे हैं कि स्पीसीज़ का नंबर पहले वाला तो मिला है 10, दूसरे वाले में हमने सर्वे करा तो वहाँ तो 15 मिला मुझे। तो 15 का मतलब वो जो 15 मिले हमें, ठीक है, वो पहले वाले 10 उसमें इंक्लूड हैं। तो हमें नए कितने मिले, 5 मिले। तो कहने का मतलब हम एक इकोसिस्टम में नहीं चले, हम मोर देन 2 इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं और उनके एनालिसिस की बात कर रहे हैं कि दूसरे इकोसिस्टम में पहले इकोसिस्टम के कंपेयर में कितने ज़्यादा हमें स्पीसीज़ मिली। ठीक है, तो बीटा डाइवर्सिटी जो होता है वो डिग्री ऑफ चेंज इन स्पीसीज रिचनेस की बात करता है फ्रॉम वन हैबिटेट टू अनदर हैबिटेट। कहना मतलब एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट में जाएंगे तो हमें कुछ नई स्पीसीज डिस्कवर होंगी। ठीक है, कहने का मतलब है कि डाइवर्सिटी जो है रिलेटिव टू और मोर इकोसिस्टम, जब हम बात करें चेंज इन अमाउंट ऑफ स्पीसीज, अमाउंट का मतलब यहाँ नंबर से हो जाता है, क्यों अमाउंट नंबर में आएगा। तो कितनी, पहले हम 10 थी, दूसरे में 15 तो मिली हमें, मगर इन 15 में पहले वाली 10 भी इंक्लूड है। ठीक है, तो डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी समझ। दूसरा से देख लें इसी के बारे में एक डेफिनेशन हो, इससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीसीज रिचनेस एंड इवननेस इज यूज टू रिप्रेजेंट डाइवर्सिटी विद इन कम्युनिटी आर कम्युनिटी। मतलब क्या हुआ, स्पीसीज डाइवर्सिटी की बात करें, स्पीसीज फ्रिक्वेंटली चेंज इवन हैबिटेट और कम्युनिटी चेंज। जैसे जैसे आपका हैबिटेट चेंज होता है, कम्युनिटी चेंज होती है, स्पीसीज भी चेंज होती रहती हैं। इसका मतलब क्या होता है, रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ स्पीसीज अलॉन्ग ए ग्रेडियंट ऑफ हैबिटेट
आर कम्युनिटी इज कॉल्ड बीटा डाइवर्सिटी। जब एक कम्युनिटी जब दूसरी कम्युनिटी में हम डालते हैं तो स्पीसीज़ का जो रिप्लेसमेंट होता है कि वो स्पीसीज़ वहाँ पे नहीं पाएगी, कुछ पाएगी कुछ नहीं भी मिलती हैं, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट हुई, इसका मतलब जो पहले वाली 10 की जगह तो 10 मिली मगर 5 न्यू स्पीसीज़ भी हमें मिली, इसका मतलब जो कुछ ना कुछ वहाँ पे रिप्लेसमेंट हुआ है स्पीसीज़ का। तो या फिर ऐसा कह सकते हैं कि एक हैबिटेट में हमें 10 स्पीसीज़ मिली हैं, दूसरे में हैबिटेट में गए तो वहाँ भी हमें 10 स्पीसीज़ मिली हैं, ठीक है। मगर इन 10 स्पीसीज़ में पहले वाले की जो हैं वो 5 थी केवल, और 5 यहाँ पे नहीं मिली हैं, ठीक है। तो पहले वाली 5 तो थी मगर जो 5 दूसरी जो आई हैं तो पहले वाले जो अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 5 इन्होंने रिप्लेस कराया, ठीक है। इसलिए केवल सिमिलरिटी कितनी है, 50% सिमिलरिटी है कि 10 जो स्पीसीज हमें पहले हैबिटेट में मिली थी अब उनकी 5 हमें दूसरे वाले हैबिटेट में मिली, मगर 5 यहाँ पे हमें बिल्कुल न्यू मिली है, ठीक है। तो सिमिलरिटी कितनी है, 50%, ठीक है। तो इसे देखते हैं कि द रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ स्पीसीज अलॉन्ग ए ग्रेडियंट ऑफ हैबिटेट। ग्रेडियंट का मतलब हम सर्वेक्षण कर रहे हैं, एक ग्रेडियंट मतलब एक लेवल है, एक दूसरा तीसरा इस तरीके से, ठीक है। कहने वाले स्पीसीज टर्नओवर की बात कर रहे हैं, जस्ट अभी आएगा आगे देखते हैं इसे। देर आर डिफरेंसेस इन स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ कम्युनिटीज अलॉन्ग द इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट। ऐसा इन्हें बताया होता क्यों है, कह रहे इन्वायरमेंटल चेंजेस होती है, पहला इकोसिस्टम जो था या पहला हैबिटेट था उसकी इन्वायरमेंटल कंडीशन दूसरे वाले से डिफरेंट है, तो वहाँ पे पहले वाले का केवल 50% स्पीसीज सर्वाइव करवाती हैं, सेकंड वाले हैबिटेट में 50% नहीं कर पाती हैं। 50% का मतलब हुआ कि अगर पहले वाले में 10 स्पीसीज मिल रही हैं तो नेक्स्ट वाले में केवल हमें 5 स्पीसीज मिलेंगी वहाँ पे पहले वालों की तरह, और 5 वहाँ पे नहीं होंगी, नंबर सेम रहेगा मगर 5 हमें न्यू मिली। और ऐसा क्यों हुआ, ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंडीशन ऑफ दैट एरिया। केवल 5 स्पीसीज वहाँ पे थी, सर्वाइव कर पाई पहले वाले की तरह, मगर 5 यहाँ पे नहीं कर पाई, जो उनकी जगह पे 5 न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हो गया, नई स्पीसीज वहाँ पे हम फाइंड हुई। तो इसी तरीके से कह रहे हैं आपका जो इन्वायरमेंटल चेंजेज हो, जैसे कि हम डिपेंड करते हैं एल्टीट्यूडनल ग्रेडियंट चेंज हुआ, मॉइस्चर कंटेंट चेंज हुआ, ठीक है। ये सब फैक्टर होंगे इन्वायरमेंटल जो अफेक्ट करेंगे वहाँ पे। हाइयर दी हेट्रोजेनेटिसिटी इन दी हैबिटेट, जितनी वेरिएशन होगी हैबिटेट में उतनी ही ज़्यादा कह रहे हैं डिसिमिलरिटी होगी पहले और दूसरे में बिटवीन दी कम्युनिटीज़। तो इसका मतलब हाइयर इज़ दी बीटा डाइवर्सिटी, भाई बीटा डाइवर्सिटी का लेवल बताएगी। तो हेट्रोजेनेटिसिटी मैक्सिमम तो बीटा डाइवर्सिटी मैक्सिमम होगी, ठीक है। सिमिलरिटी कम होगी, बीटा डाइवर्सिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गामा डाइवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। अब इससे पहले डायग्राम को देख लें, उससे ही गामा डाइवर्सिटी आपको पढ़ाने की मौका ही नहीं मिलेगा, उससे पहले क्लियर हो जाएगा। देखिए इस डायग्राम को देखिए आप पहले देखें, ठीक है, इसे देख लीजिए, इससे क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए एक कम्युनिटी के अंदर हम जब बात कर रहे थे तो हमारा ये था अल्फा डाइवर्सिटी केवल इसके अंदर, ठीक है। दूसरी वाली कैटेगरी में हम बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पहले केवल इतना था एक, दूसरे वाले में ये कर रहा है ये दिस, ठीक है। मतलब 2 इसमें आ गया, ये वाला एक ये आ गया और एक ये आ गया, तो ये क्या होगा, बीटा डाइवर्सिटी हो गया। और तीसरा जो गामा डाइवर्सिटी आएगा उसमें पूरा हम इको एरिया ले रहे हैं, वहाँ का पूरा रीजन्स, ठीक है। तो इसमें जितनी डाइवर्सिटी होगी वो आपका क्या कराएगी, कम्युनिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इसे ऐसे भी काउंट कर सकते हैं आप, देखिए स्पीसीज डाइवर्सिटी इन ए रीजन, ये गामा डाइवर्सिटी कहलाएगी। इससे पहले आप एक बात देख लें, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा थ्योरी का पार्ट। गामा डाइवर्सिटी क्या है, ओवरऑल डाइवर्सिटी फॉर डिफरेंट इकोसिस्टम, ओवरऑल डाइवर्सिटी फॉर डिफरेंट इकोसिस्टम विद इन ए रीजन, ठीक है। जितनी ओवरऑल सभी डाइवर्सिटी मतलब जितनी भी डाइवर्स वेरिएशंस हैं वो सब डिफरेंट इकोसिस्टम, डिफरेंट टाइप इकोसिस्टम कहाँ पाया जा रहा है, इन ए रीजन, मतलब एक ही रीजन में पाए जाने वाले डिफरेंट इकोसिस्टम में जितनी डाइवर्सिटी है वो सब कहलाती है अभी गामा डाइवर्सिटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे वेस्टर्न घाट रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, यूपी, एमपी, इट इज़ आल्सो नोन एज लैंडस्केप डाइवर्सिटी भी बोलते हैं इसे, क्योंकि मेजर डाइवर्सिटी इट रिलेट टू द टोटल जियोग्राफिकल स्पीसीज डाइवर्सिटी दैट रिजल्ट फ्रॉम द नंबर ऑफ हैबिटेट प्रेजेंट, ठीक है। इट रिलेट कह रहा है, इट रिलेट टोटल रीजनल स्पीसीज डाइवर्सिटी, ठीक है, दैट रिजल्ट फ्रॉम द नंबर ऑफ हैबिटेट प्रेजेंट। उसमें जितने नंबर होंगे उसमें उतनी ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी होगी, वो सब क्या कहलाएगी अभी जॉइंट लेवल पे, गामा डाइवर्सिटी। देखिए एक बार दूसरा के डिफाइन करते हैं इसे, डाइवर्सिटी ऑफ द हैबिटेट ओवर टोटल लैंडस्केप, एक लैंडस्केप में आने वाले जितने हैबिटेट डाइवर्सिटी होगी, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, गामा डाइवर्सिटी बोलते हैं, ठीक है। द रेट एट विच एडिशनल इन्फॉर्मेशन एडिशनल स्पीसीज आर इनकाउंटर्ड एज जियोग्राफिकल रिप्लेसमेंट विद एन हैबिटेट टाइप इन डिफरेंट लोकेलिटी, सो दिस अप्लाई टू लार्जर जियोग्राफिकल स्केल पे। अगर हम किसी कौन सी डाइवर्सिटी यूज़ करते हैं, जैसे क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, लार्ज जियोग्राफिकल स्केल्स पे हम गामा डाइवर्सिटी को
यूज करते हैं, ठीक है। दस गामा डाइवर्सिटी इज ए स्पीसीज टर्न ओवर रेट विद डिस्टेंस बिटवीन द साइड्स ऑफ सिमिलर हैबिटेट्स, ठीक है। और विद एक्सपेंडिंग जियोग्राफिकल एरिया, या हम जियोग्राफिकल एरिया बढ़ा लें या फिर हम डिफरेंट डिफरेंट साइट पे जाएं तो हम वहाँ पे देखेंगे कुछ स्पीसीज पुरानी वाली मिलेंगी, कुछ नहीं मिल जाएंगी, तो इसे बोलेंगे स्पीसीज टर्नओवर। तो गामा डाइवर्सिटी जस्ट क्या है, एक स्पीसीज टर्नओवर रेट है जो कि डिस्टेंस के साथ साथ मूव करती है, ठीक है। हैबिटेट सिमिलर टाइप के रहेंगे मगर एक हैबिटेट यहाँ पे दूसरा ऐसे 50 किलोमीटर दूरी पे है, वही कंडीशन। सपोज कर लेते हैं एक पॉइंट हम यहाँ पे लेते हैं, एक 50 किलोमीटर की दूरी पे दूसरा पॉइंट देखते हैं, तो क्या हैबिटेट सेम है मगर डिस्टेंस के साथ हम देख रहे हैं कि वहाँ पे स्पीसीज पहले वाले हैबिटेट के कंपेयर में दूसरे वाले हैबिटेट में कुछ डिफरेंट मिली। जैसे टोटल स्पीसीज 50 थी तो हमें पता चला कि वहाँ पे 30 तो मिल गई जो पहले वाले में थी मगर 20 नहीं मिली। इसका मतलब जो स्पीसीज टर्न ओवर हुआ है, ठीक है, विद डिस्टेंस के साथ, इसी को कहा जाता है गामा डाइवर्सिटी, ठीक है। इसे देखने आपका अब ये इस तरीके से डायग्राम देखा था आपने, एक नज़र इन पे फिर से देख लें बहुत ही ब्रीफली तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि अल्फा डाइवर्सिटी एवरेज स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट, ठीक है। एवरेज स्पीसीज डाइवर्सिटी, बीटा में पढ़ते हैं स्पीसीज टर्नओवर बिटवीन 2 और मोर हैबिटेट इन ए रीजन। रीजन देखिए एक ही रहेगा, इन ए रीजन, इसमें रीजन का वर्ड आ गया था, ठीक है। गामा डाइवर्सिटी करें स्पीसीज डाइवर्सिटी इन एरिया, पूरे रीजन में जितनी स्पीसीज डाइवर्सिटी है उसे हम गामा डाइवर्सिटी बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इस डायग्राम को, देखिए आप लोग, इससे क्लियर हो जाएगा। देखिए ये आपका एक हैबिटेट है, ठीक है। इन हैबिटेट में क्या है, अल्फा, तीनों अल्फा अल्फा आया। अब देखिए दो हैबिटेट के बीच में बात करें तो ये बीटा डाइवर्सिटी, कोई प्रॉब्लम। अच्छा तीसरे में देखिए तीनों हैबिटेट जितने, ये पूरा एरिया हमने काउंट कर लिया, इसमें जो डाइवर्सिटी है वो क्या कहलाई, गामा डाइवर्सिटी, देख लो। चलें अब इसे हम एक नंबर के दौरान देख लें, इस डायग्राम को समझ लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है और इससे क्लियर हो जाना चाहिए आपका। अगर कोई डायग्राम दे दे उसमें निकलवाने की बात करें कि अल्फा डाइवर्सिटी कितनी, बीटा कितनी और गामा कितनी, तो आप देखिए पहले हम अल्फा देखते हैं। इस वाले सर्किल में ये हैबिटेट है, ठीक है, ये हैबिटेट है 3, इसमें देखिए 4 लोग हमें मिल रहे हैं, ये 4 तरीके के एनिमल्स हैं, तो अल्फा डाइवर्सिटी कितनी होगी, 4 होगी। इसमें अल्फा डाइवर्सिटी कितनी होगी, देखिए 3 एक से हैं, 2 एक से, मतलब 2 तरीके के लोग मिले। यहाँ पर हमें कितने मिले, 1 2 और 3, 2 एक से हैं तो 3, तो अल्फा डाइवर्सिटी 3 हो गई, यहाँ पर बड़ा केवल 2, ठीक है। अब इसमें देखते हैं बीटा डाइवर्सिटी की, बीटा डाइवर्सिटी कैसी होगी उसके बात करते हैं। अब इसे देखते हैं हम लोग, अब हम इसमें बीटा डाइवर्सिटी नहीं, तो हम बीटा डाइवर्सिटी 2 हैबिटेट के बीच में बात करेंगे। देखिए अब हम इतना पोर्शन ले लेते हैं, इतना, ये इन दोनों के लिए बीटा आया केवल। देखिए इसमें सिमिलरिटी देखिए, इसमें ये वाला सिमिलर है, ठीक है, तो एक नंबर तो हुआ मगर एक हुआ, ठीक है। दूसरे में देखिए स्टार इधर नहीं है कहीं पे, एक और हो गया, प्लस एक, प्लस अभी और आएगा। ये रेड वाला तो कॉमन है, तो एक तो नंबर तो एक ही आएगा, एक ही हो गया, प्लस 3 ही है बस, तो ये कितने हो गए, 3 हो गए, तो बीटा कितना हो गया, 3 यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। अब हम देखते हैं इस वाले सर्किल के अंदर हम बीटा निकालना चाहें तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। देखिए हम बीटा डाइवर्सिटी इसमें निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए एक तो नंबर ये हो गया, ठीक है, दूसरा ये हो गया 2, तीसरा ये भी हो गया, ठीक है, चौथा ये हो गया, पाँचवा ये हो गया, ठीक है, क्योंकि कोई भी इसमें एक दूसरे मैच नहीं कर रहा है। 3 यहाँ पे मिलेगा, 2 यहाँ पे मिलेगा, तो कितने होगा बीटा डाइवर्सिटी, 5। इसके बाद देखते हैं, इसमें भी निकाल के दिखाते हैं आपको, यहाँ बीटा डाइवर्सिटी कितनी होगी इस बारे में। देखिए इसमें कितना मैच कर रहा है बीटा डाइवर्सिटी के लिए, देखिए ग्रीन 1, येलो यहाँ भी है, यहाँ भी 2, ये वाला यहाँ पे नहीं है 3, और ये वाला यहाँ पे नहीं है 4, ठीक है। फिर से एक बात देखें, अगर कंफ्यूज हो रहा है, देखिए एक हुआ है नंबर 1, एक ये हो गया, 2 रिपीट हो गया ये वाला, तो 2 नंबर तो हो गया, खैर ठीक है, 2 ये, 3 और एक 4 और एक 5, ठीक है। यहाँ पे आपसे करेक्ट करें, थर्ड में देख लेते हैं, इसमें निकाल के ये कॉमन हो गया 1, ये भी कॉमन हो गया 2 और एक ये 3, ठीक है, तो ये 3 हो गया। अब हम फाइनली आपका गामा देख लेते हैं। गामा डाइवर्सिटी में जितना भी है, जितनी वेरिएशन हैं वो सब देख लेते हैं एक बार में। देखिए एक तो ये वाला स्टार, ग्रीन स्टार 1, ये वाला कॉमन है 2,
ये भी कॉमन है 3, ठीक है, और एक ये 4 और एक ये 5 और रेड 6, तो ये गामा कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप काउंट कर सकते हैं, तो आपको अल्फ़ा बीटा और गामा डाइवर्सिटी क्लियर हो जाएगा। ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच। कन्फ्यूजन प्लीज़ राइट कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।